घर्षण बल कहलाता है। वस्तु की आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। वस्तु की रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अपेक्षिक गति का विरोध करे, उसी बल को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। उसे जो है घर्षण बल के नाम से जानते हैं। इसको नोट कर लो, वस्तु की अपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। घर्षण बल जो होता है संपर्क बल है। घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब एक सतह दूसरे सतह के संपर्क में आती है। घर्षण बल कैसा बल है? घर्षण बल संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स है। घर्षण बल संपर्क बल होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब एक सतह दूसरे सतह के संपर्क में आएगी, ये संपर्क बल होता है ना। घर्षण बल असंरक्षी बल होता है। घर्षण बल असंरक्षी बल होता है। घर्षण बल असंरक्षी बल होता है। घर्षण बल जो होता है नॉन कंजर्वेटिव होता है, असंरक्षी होता है। फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है। घर्षण बल नॉन कंजर्वेटिव होता है, मतलब असंरक्षी बल होता है। घर्षण बल की जो प्रकृति है वैद्युत चुंबकीय होती है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको नोट करना है। घर्षण बल की प्रकृति, घर्षण बल की प्रकृति वैद्युत चुंबकीय होती है। घर्षण बल की प्रकृति वैद्युत चुंबकीय होती है। घर्षण बल की प्रकृति वैद्युत चुंबकीय होती है। जो घर्षण बल होता है उसका नेचर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। घर्षण बल कैसा बल है? संपर्क बल। घर्षण बल कैसा बल है? असंरक्षी बल। घर्षण बल का नेचर कैसा होता है? वह कहोगे वैद्युत चुंबकीय होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। घर्षण बल वैद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। ये 3 पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, ठीक है? ये नोट कर लो सभी लोग, सभी लोग नोट कर ले इसको। शिवम यादव, कितने घंटे सेल्फ स्टडी किया जाए? बेटा जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो, समझ जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो, ठीक है? घर्षण बल संपर्क बल है, घर्षण बल असंरक्षी बल है, घर्षण बल की प्रकृति वैद्युत चुंबकीय होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है घर्षण बल की प्रकृति, ठीक है? अब देखो घर्षण बल 3 तरीके का होता है, ध्यान दें सभी लोग। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, और दूसरा होता है सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। और अगला होता है गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है सीमांत घर्षण बल, और तीसरा होता है गतिक घर्षण बल। ये 3 प्रकार के घर्षण बल होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लेविटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। 3 प्रकार के घर्षण होते हैं। जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु इस सतह पर रखी हुई है, ठीक है? ये कोई वस्तु रखी हुई है और इस पर मान लो यह बल लगाया और इस वस्तु में कोई गति ना हो, तो जितना बल हमने लगाया होगा उतना ही विरोधी बल काम करेगा, और इस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। जितना बल हमने आरोपित किया, अगर इस वस्तु में कोई गति नहीं हुई तो यह विपरीत दिशा में लगने वाला बल, ये विरोधी बल, इसको घर्षण बल कहेंगे। तो जितना बल हमने लगाया उतना ही बल उत्पन्न होगा। तो वस्तु में गति तो प्रारंभ नहीं हुई, वस्तु में गति तो प्रारंभ नहीं हुई, बल लगाने के बाद भी, तो ऐसा घर्षण जो होता है उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण। जैसा कि नाम बताता है स्थैतिक मतलब रुका हुआ। जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तब तक उस पर जो बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है? तो देखो, ठीक है? स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में वस्तु पर कार्यरत, वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल को, घर्षण बल को, वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थिर अवस्था में वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। कार्यरत घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थिर अवस्था में वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जब तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी तब तक उस पर जो घर्षण बल काम करेगा उसे स्थैतिक घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। जैसे पहले सुनो कर लो, स्थिर अवस्था में वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक है? शिवम जायसवाल, बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, यहाँ से सब सही है, यहाँ से सब सही है ना? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। शिवम जायसवाल, ठीक है? हर्ष शर्मा, ठीक है? 3 प्रकार का घर्षण बल होता है। जब तक कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तब तक जो घर्षण बल काम करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, ये मान लो कोई सतह है और इस सतह पर मान लो एक कोई वस्तु रखी हुई, ये मान लो यम द्रव्यमान की वस्तु रखी गई, ठीक है? यम द्रव्यमान की वस्तु रखी है, अभी बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है? यहाँ पर देखिए यम द्रव्यमान की वस्तु है और इस पर यह बल आरोपित किया जा रहा है। ये विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल है, ठीक है? जब तक वस्तु रुकी रहेगी, जब तक ये वस्तु रुकी रहेगी तब तक जो घर्षण बल काम करेगा ये स्मॉल एफ, इसी स्मॉल एफ को कहते हैं घर्षण बल। उसी बल को क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लो ये जो बल होता है इसको कहते हैं आरोपित बल,
ये होता है कैपिटल एफ जो होता है आरोपित बल होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, और स्मॉल एफ जो होता है इसको कहते हैं घर्षण बल। स्मॉल एफ जो होता है घर्षण बल होता है, कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स होता है, स्मॉल एफ घर्षण बल होता है। ठीक है, अब जैसे आरोपित बल यहां लिख रहे हैं, यहां पर घर्षण बल, आरोपित बल, मान लो 1 न्यूटन आरोपित किया, मान लो वस्तु की गति को कराने के लिए, वस्तु को चलाने के लिए 1 न्यूटन का बल लगाया, 1 न्यूटन का बल लगाया, और वस्तु में कोई गति प्रारंभ नहीं हुई, वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया लेकिन वस्तु में कोई गति प्रारंभ नहीं हुई, इसका मतलब विरोध करने वाला बल भी कितने न्यूटन होगा, 1 न्यूटन ही उत्पन्न हो जाएगा। अगर 2 न्यूटन का आरोपित बल लगाया, अगर 2 न्यूटन का बल लगाया, 2 न्यूटन का बल लगाने से अगर वस्तु में कोई गति नहीं आई, इसका मतलब विरोध करने वाला बल भी कितने न्यूटन उत्पन्न हुआ होगा, 2 न्यूटन। इसी प्रकार से अगर 3 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए, 3 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए, अगर वस्तु में कोई गति प्रारंभ ना हो तो 3 न्यूटन का बल लगाने से अगर गति प्रारंभ ना हो तो यहाँ पर विरोधी बल 3 न्यूटन का उत्पन्न होगा। अगर 4 न्यूटन का आरोपित बल लगाने से वस्तु में कोई गति प्रारंभ ना हो तो 4 न्यूटन का विरोधी बल उत्पन्न होगा। तो ये जो घर्षण बल देख रहे हो, ये जो घर्षण बल देख रहे हो, इसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल, क्योंकि इस दशा में वस्तु गत्यावस्था में नहीं है, इस अवस्था में वस्तु गतिशील नहीं हुई है। तो ऐसा जो घर्षण बल है ये स्थैतिक घर्षण बल है। जैसे जैसे आरोपित बल के मान को बढ़ाते गए वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ता गया, और 4 न्यूटन जब लगाया वस्तु पर, 4 न्यूटन जब लगाया तो वस्तु में गति प्रारंभ होने ही वाली है, वस्तु में गति प्रारंभ होने ही वाली है। ठीक है, वस्तु में गति प्रारंभ होने वाली है। अगर 4 न्यूटन से ज्यादा लगा दोगे तो अब ये वस्तु गतिशील हो जाएगी, 4 न्यूटन से ज्यादा बल लगा दोगे तो वस्तु गतिशील हो जाएगी। उस समय जो घर्षण बल काम करेगा उसे गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिशील अवस्था में वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहा जाता है। तो जैसे जैसे आरोपित बल के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल अपने आप एडजस्ट करता जाएगा, स्वतः समायोजित होता जाएगा, और स्थैतिक घर्षण बल का एक चरम मान प्राप्त होगा। स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान प्राप्त हुआ है इसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं, इसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो अगला पॉइंट है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल के चरम मान को, चरम का मतलब अधिकतम, स्थैतिक घर्षण बल के चरम, चरम का मतलब होता है अधिकतम, अधिकतम मान को, अधिकतम मान को सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। चरम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल के चरम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अधिकतम मान जो होगा स्थैतिक घर्षण बल का जो चरम मान होगा उसे ही कहते हैं सीमांत घर्षण बल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखना। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जब वस्तु रुकी हुई होती है, जब चली नहीं होती है, उस समय जो घर्षण बल काम करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल स्वतः समायोजित करते हुए आरोपित बल के अनुसार एक अधिकतम मान को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे मान को क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ऐसे मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल के चरम मान को सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल स्वतः समायोज्य है। स्थैतिक घर्षण बल स्वतः समायोज्य है, स्वतः समायोज्य है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल स्वतः समायोज्य है। स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, अपने आप समायोजित कर लेता है, स्वतः समायोज्य होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को, यहां तक सबको क्लियर है। स्थैतिक घर्षण बल के चरम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल स्वतः समायोज्य होता है। और वस्तु की गतिशील अवस्था में, अगला पॉइंट है वस्तु की गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में, वस्तु की गतिशील अवस्था में लगने वाला घर्षण बल, लगने वाला घर्षण बल, लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। गतिक घर्षण बल कहलाता है, गतिक घर्षण बल कहलाता है, गतिक घर्षण बल कहलाता है। वस्तु की गतिशील अवस्था में लगने वाला घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। इतने पॉइंट आप लोगों को नोट करना है। गतिक घर्षण बल कहलाता है, गतिशील अवस्था में लगने वाला जो घर्षण बल है वो गतिक घर्षण बल कहलाता है। अब देखो, जो वस्तु है ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है किसी सतह पर रखी हुई है, इसका द्रव्यमान m है, इसका बच्चों भार mg काम करेगा, इसको कहते हैं भार mg, इसको क्रिया बल कहते हैं। अगर कोई वस्तु किसी सतह पर रखी है तो वस्तु द्वारा सतह पर क्रिया बल लगेगा, और इस सतह द्वारा इस वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगेगा, इसको अविलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर आरोपित बल है जो बल वस्तु को चलाने का प्रयास करेगा, जो उसकी अपेक्षित गति का विरोध करेगा, इसको घर्षण बल कहते हैं। इसको घर्षण बल कहते हैं, ध्यान देना। क्या कहते हैं, घर्षण बल, इसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, काफी लेट में कुछ लोग जुड़ते हैं भाई, समय से जुड़ा करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वस्तु है द्रव्यमान की, इसका भार mg नीचे काम करेगा, वस्तु द्वारा इस सतह पर एक बल लगाया जाएगा जिसे भार कहते हैं mg, इसको क्रिया बल कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। इस सतह द्वारा वस्तु पर एक प्रतिक्रिया बल लगेगा जिसको अविलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, और एक बल यहाँ पर आरोपित किया गया है, इसको चलाने का प्रयास करेगा, बट जो विरोध करने का प्रयास कर रहा है वो
क्या है, ये घर्षण बल है, ये कैपिटल एफ है और ये क्या है, स्मॉल एफ है। ठीक है, तो ध्यान देना ये सीमांत घर्षण है, मतलब जब ये वस्तु चलने की दशा में होता है, जब कोई वस्तु चला ना हो लेकिन चलने ही वाला हो, इतना बल इस पे लगा दो, इसमें गति प्रारंभ होने वाली हो लेकिन प्रारंभ में नहीं हुई हो, तो जो घर्षण बल काम करता है उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण एक स्थैतिक घर्षण बल ही होता है। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है, तो ये सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। ठीक है, सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। देखिए जरा, सीमांत घर्षण का मतलब वही स्थैतिक घर्षण ही है। सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल या यस, ठीक है, अविलंब या का मतलब होता है घर्षण बल, या का मतलब घर्षण बल, यस का मतलब स्टैटिक, स्टैटिक घर्षण बल ही होता है। सीमांत घर्षण बल एक स्टैटिक घर्षण बल ही है। स्टैटिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के, अविलंब प्रतिक्रिया के, अविलंब प्रतिक्रिया, अविलंब प्रतिक्रिया एन के समानुपाती होता है। अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती, समानुपाती होता है। अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। यह अभ्यास एन के स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होगा। ठीक है, सीमांत घर्षण बल बोलो या स्थैतिक बोलो, क्योंकि एक प्रकार का स्थैतिक घर्षण बल है। यह अभ्यास समानुपाती है। यहां से यह अभ्यास बराबर हो जाएगा म्यू यस इनटू एन हो जाएगा। ठीक है, ये घर्षण बल का सूत्र है। यह अभ्यास बराबर म्यू यस इनटू एन, यह अभ्यास बराबर म्यू यस इनटू एन, या सिंपली इसको ऐसे लिख दिया जाता है, यह घर्षण बल को यह और ये म्यू इनटू अविलंब प्रतिक्रिया, यह बराबर म्यू इनटू एन भी याद रख सकते हो। यह बराबर म्यू इनटू एन, ये घर्षण बल का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? घर्षण बल का सूत्र है। ये फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है। यह बराबर म्यू इनटू एन, यह का मतलब घर्षण बल, कौन सा घर्षण बल? स्थैतिक घर्षण बल का चरमान यानी सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। यह बराबर म्यू एन होता है। म्यू को कहते हैं घर्षण गुणांक, म्यू को कहते हैं, यहाँ पर म्यू जो होता है इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, इसे घर्षण गुणांक कहते हैं। ये घर्षण गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। याद रखना, सीमांत घर्षण बल या अविलंब प्रतिक्रिया एन के समानुपाती होता है। यह समानुपाती एन या बराबर म्यू एन, म्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम लोग घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जिसे घर्षण गुणांक कहा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यह बराबर म्यू इनटू एन होता है। म्यू को घर्षण गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। म्यू का मतलब घर्षण गुणांक, म्यू का मतलब घर्षण गुणांक, म्यू का मान, म्यू का मान, ठीक है, होता है। अगर ऐसा पूछ दिया जाए म्यू का मान होता है, ठीक है, सदैव एक से बड़ा, सदैव एक से बड़ा। लेकिन अगर हो सकता है पूछ लिया जाए म्यू का मान, म्यू का मान हो सकता है, म्यू का मान हो सकता है, म्यू का मान क्या हो सकता है? एक या एक से कम या एक से बड़ा, एक या एक से कम या एक से बड़ा। एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है। म्यू का मान सदैव एक से बड़ा होता है। म्यू का मान हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है। इस तरीके से दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। म्यू हो सकता है 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, एक या एक से कम या एक से बड़ा, लेकिन म्यू का मान होता है सदैव एक से बड़ा। ठीक है, सदैव एक से बड़ा। जो है हो सकता है। अब जैसे मान लो यहां पर ऐसा लिखा हो, क्वेश्चन देखो, यहां दो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक म्यू का मान होता है से अधिक, चौथा ऐसा नोट कर लो, घर्षण गुणांक का मान होता है एक बदलने से चौथा, जो है आंसर बदल जाएगा। अगर उपरोक्त सभी प्रश्न वही है, घर्षण गुणांक म्यू का मान होता है, ठीक है, एक से कम, एक से अधिक, उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा यहां पर? देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन डी विकल्प जैसे बदलेगा, उत्तर बदल जाएगा। घर्षण गुणांक मात्रकहीन व भिन्नहीन राशि है, ना इसका कोई मात्रक होता है ना ही इसकी कोई भिन्ना होती है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नो यूनिट नो डायमेंशन रखता है, कोई मात्रक नहीं कोई भिन्ना नहीं। ठीक है, मात्रकहीन भिन्नहीन, और भी मात्रकहीन भिन्नहीन राशियां नोट कर लो, और भी मात्रकहीन भिन्नहीन राशियां। जो नए बच्चे एक बार समझ लें, मात्रकहीन व भिन्नहीन राशियां, मात्रकहीन व भिन्नहीन, मात्रकहीन व भिन्नहीन राशियां। इसके अलावा भी कुछ नोट कर लो, मात्रकहीन भिन्नहीन राशियां। जैसे आपसे कह दिया जाए, मान लो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा पॉइंट अगर हम कह दें आपेक्षिक घनत्व, ये भी मात्रकहीन भिन्नहीन है, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। तीसरा, ठीक है, विकृति, विकृति भी मात्रकहीन भिन्नहीन, विकृति। चौथा रेनॉल्ड्स संख्या,
रेनॉल्ड संख्या मात्रकहीन विमाहीन, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, ठीक है, यांत्रिक लाभ, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, मात्रकहीन विमाहीन, ये मात्रकहीन विमाहीन राशियां, इनका ना कोई मात्रक होता है ना कोई विमा होती है। मात्रकहीन विमाहीन राशियां, घर्षण गुणांक मात्रकहीन विमाहीन है, और अपवर्तनांक भी, आपेक्षिक घनत्व भी, विकृति भी, रेनॉल्ड संख्या, यांत्रिक लाभ, ठीक है, और रेखीय आवर्धन, ये सब के सब मात्रकहीन व विमाहीन राशियां हैं, इनकी ना कोई, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ जाती है, इसको नोट कर दो सब लोग। तो घर्षण बल का सूत्र हमने बता दिया, यह बराबर म्यू इनटू एन, यह बराबर म्यू इनटू एन होता है, यह बराबर म्यू इनटू एन, म्यू को कहते हैं घर्षण गुणांक, म्यू को कहते हैं घर्षण गुणांक, हमने कहा यह समानुपाती एन होता है। अब विलंब बल को दुगना करने से घर्षण बल दुगना हो जाएगा, अब विलंब बल को 3 गुना करने से घर्षण बल 3 गुना हो जाएगा, अब विलंब बल को 4 गुना करने से घर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, अब विलंब बल को 5 गुना करने से घर्षण बल 5 गुना हो जाएगा, इसको 6 गुना करने से ये 6 गुना हो जाएगा। मतलब घर्षण बल अविलंब प्रक्रिया के समानुपाती होता है। घर्षण बल अविलंब प्रक्रिया के क्या होता है? यह समानुपाती है, यह समानुपाती है। जैसे जैसे n का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे घर्षण बल का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे n का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे घर्षण बल का मान बढ़ेगा, लेकिन घर्षण गुणांक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। म्यू अनचेंज रहेगा, म्यू का मान अपरिवर्तित रहेगा, म्यू के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, म्यू के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान देना, म्यू अपरिवर्तित रहेगा। यह बराबर म्यू इनटू एन, यह बराबर म्यू इनटू एन होता है। क्लियर है सभी को? अविलंब बल को 2 गुना 4 गुना 5 गुना करने से घर्षण बल 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, लेकिन घर्षण गुणांक जो है नहीं बदलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक सवाल पूछा जाता है, लिखिए, यदि अविलंब बल को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण बल हो जाएगा, पहला ऑप्शन 2 गुना, दूसरा ऑप्शन 3 गुना, तीसरा ऑप्शन है 4 गुना, और चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तित। बताओ भाई क्या आंसर होगा? ठीक है, जल्दी बताएं सभी लोग आंसर दें। शिवम यादव नमस्ते, जल्दी से बताइए, यदि अविलंब बल को तो घर्षण बल हो जाएगा, जल्दी बताएं कितने गुना हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो चल रहा सभी का? प्रॉपर तरीके से एक बार कमेंट करके बताएं, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा? एक बार सभी लोग क्लियर करके बताइए कि वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा। जल्दी बताएं, वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा? ठीक है, जिनका नहीं चल रहा है उनके यहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, यहाँ पर सब ओके है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर बताया पहले भी। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पर अविलंब बल को 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण बल हो जाएगा 2 गुना, इसका आंसर 2 गुना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है, यदि अविलंब बल को 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पर लिखा है घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक हो जाएगा, घर्षण गुणांक। दूसरा सवाल है ये दूसरा सवाल है, ध्यान देना। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है यदि अविलंब बल को 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। जल्दी बताओ। ठीक है, सभी का चल रहा है, 1-2 लोगों को दिक्कत है, उनके यहाँ नेटवर्क, हाँ तो कभी कभी रुक तो जाएगा, जब नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो रुकेगा ही, है ना। तो यदि अविलंब बल को 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। जल्दी बताओ। अमन गौतम, अपरिवर्तित, रुचि पटेल, नो चेंज, जल्दी से बताएं सभी लोग। अर्पित कह रहे 2 गुना, बेहों कह रहे 4 गुना, जल्दी बताएं। घर्षण गुणांक अपरिवर्तित रहता है, घर्षण गुणांक नहीं बदलेगा, ध्यान देना। अविलंब बल को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने से घर्षण बल चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन घर्षण गुणांक नहीं बदलता है। अविलंब बल को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने से घर्षण बल 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है, लेकिन घर्षण गुणांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, घर्षण गुणांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान से, जो स्थैतिक घर्षण बल होता है यानी सीमांत घर्षण बल, जो सीमांत घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण मतलब स्थैतिक घर्षण, ये स्थैतिक घर्षण होता है। सीमांत घर्षण का मतलब स्थैतिक घर्षण सदैव गतिक घर्षण से बड़ा होता है, सदैव गतिक घर्षण
गति घर्षण से बड़ा होता है, गति घर्षण से बड़ा होता है। सीमांत घर्षण बल यानी स्थैतिक घर्षण बल गति घर्षण बल से बड़ा होता है। F का मतलब घर्षण बल, S का मतलब स्थैतिक, F का मतलब घर्षण बल, K का मतलब गतिक, F का मान F से बड़ा होगा। स्थैतिक घर्षण बल गति घर्षण बल से बड़ा होता है। और इसी तरीके से म्यू का मतलब घर्षण गुणांक, S का मतलब स्थैतिक, S का मतलब स्थैतिक, म्यू का मतलब घर्षण गुणांक, K का मतलब काइनेटिक, गति घर्षण गुणांक। ये स्थैतिक घर्षण गुणांक है। स्थैतिक घर्षण गुणांक गति घर्षण गुणांक से बड़ा होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक गति घर्षण गुणांक से बड़ा होता है। म्यू S को कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, इसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। म्यू S, म्यू K को बोलते हैं गति घर्षण गुणांक। इसका मतलब है गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक। म्यू S स्थैतिक घर्षण गुणांक, म्यू K गतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान गतिक घर्षण गुणांक से ज्यादा होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान गतिक घर्षण गुणांक से ज्यादा होता है। सीमांत घर्षण, ध्यान दें, सीमांत घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण गति घर्षण से बड़ा होता है। Fs ग्रेटर देन Fk होता है, μs ग्रेटर देन μk होता है, μs स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है, μk गति घर्षण गुणांक होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब देखो घर्षण कोण क्या होता है। अगला पॉइंट हम लोगों को समझना है कि घर्षण कोण क्या है। घर्षण कोण, घर्षण कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण कोण क्या होता है? थीटा। थीटा का मतलब होता है घर्षण कोण। थीटा मतलब घर्षण कोण होता है। जैसे मान लो ये कोई सतह है, इस सतह पर कोई वस्तु रखी गई है, इस पर आरोपित बल F लगा रहे हैं, विरोधी बल जो घर्षण बल है वो स्मॉल F काम कर रहा है, वस्तु का भार mg काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है। अभिलंब प्रक्रिया, यहां पर देखो अभिलंब प्रक्रिया है n, ऊपर काम कर रहा है अभिलंब प्रक्रिया, और इधर विरोधी बल काम कर रहा है घर्षण बल। ये अभिलंब प्रक्रिया है, घर्षण बल है। इन दोनों का परिणामी अभिलंब के साथ, परिणामी को P मान लो, घर्षण बल और अभिलंब प्रक्रिया का परिणामी अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा इसे घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण बल और अभिलंब प्रक्रिया का परिणामी अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण बल तथा अभिलंब प्रक्रिया का परिणामी लिख लो, घर्षण बल या वह अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं, घर्षण बल अभिलंब प्रक्रिया का परिणामी अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण बल तथा अभिलंब प्रक्रिया का परिणामी अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा, घर्षण बल तथा अभिलंब प्रक्रिया का परिणामी ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे कहते हैं घर्षण कोण। उसे घर्षण कोण थीटा कहा जाता है। घर्षण कोण थीटा कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? उसे घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण बल तथा अभिलंब प्रक्रिया का परिणामी अभिलंब के साथ कमेंट डाला बेटा। ठीक है, घर्षण बल तथा अभिलंब प्रक्रिया का परिणामी अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे घर्षण कोण कहते हैं। तो थीटा घर्षण कोण होता है, ध्यान देना। तो घर्षण कोण थीटा व घर्षण गुणांक में संबंध, घर्षण कोण व घर्षण गुणांक म्यू में संबंध, घर्षण कोण व घर्षण गुणांक में संबंध, घर्षण कोण थीटा और घर्षण गुणांक में संबंध म्यू बराबर tan थीटा। म्यू बराबर tan थीटा होता है, याद रखना। म्यू बराबर tan थीटा। थीटा होता है घर्षण कोण, थीटा होता है घर्षण कोण, म्यू होता है घर्षण गुणांक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपी कैटेगरी के लिए। घर्षण कोण व घर्षण गुणांक में संबंध म्यू बराबर tan थीटा। म्यू बराबर हो जाएगा tan थीटा। घर्षण कोण व घर्षण गुणांक में संबंध होता है, म्यू बराबर tan थीटा होता है। एक क्वेश्चन देखो, यदि किसी तल का घर्षण गुणांक 1.732 हो तो घर्षण कोण का मान होगा। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। यदि किसी तल का घर्षण गुणांक 1.732 हो तो घर्षण कोण का मान होगा 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। बोलो भाई क्या आंसर होगा, जल्दी बताएं। तो क्या सूत्र लगाओगे? यहाँ घर्षण गुणांक दिया गया म्यू 1.732, ये √3 होता है। 1.732 का मतलब √3 होता है। अब म्यू बराबर tan थीटा, म्यू बराबर होता है tan थीटा। म्यू का मान रखो √3 बराबर tan थीटा। तो tan कितने का मान √3 होता है? तो आप कहोगे 60 अंश का मान। यहाँ थीटा बराबर 60 अंश रखोगे तभी √3 आएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश। जब थीटा 60 अंश रखोगे तभी √3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। tan 60 अंश का मान √3 होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। यहाँ पर √3 इसको कहते हैं, 1.732 को √3 कहते हैं। म्यू बराबर tan थीटा, म्यू की जगह √3, tan थीटा √3, तो थीटा कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। थीटा 60 अंश हो जाएगा।
इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सी ऑप्शन होगा। घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल हो या घर्षण गुणांक हो, घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल व घर्षण गुणांक दोनों की बात करते हैं। घर्षण बल व घर्षण गुणांक किस बात पर डिपेंड करेगा? सतह की प्रकृति पर। सतह की प्रकृति पर, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण गुणांक व घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा। नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, और इसके बाद एग्रीकल्चर के लिए रेडी हो जाइए सभी लोग, ठीक है। करने से लाइफ बनती तो कर लेना चाहिए, अच्छे से कर लेना चाहिए। 1 महीने में सब लोग एक महीने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए दिन रात एक करके 1 महीना अगर पढ़ लेते तो पेपर पे समझ लीजिए आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। दिन रात एक करो, एक क्वेश्चन याद करो, थ्योरी आप सबको पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, चैप्टर के पीछे जो भी क्वेश्चन आप सबको बताएगा पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करो, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो रिवीजन। ज्यादा से ज्यादा क्या जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। अब हमने कोर्स में थोड़ा कंप्लीट करा देंगे 2-4 दिन में। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमारे एग्रीकल्चर के भी रहेंगे, साथ में सब्जेक्ट भी रहेंगे। तो जो मेजर क्वेश्चन रहेंगे उसको भी हम सॉल्व कराते चलेंगे। और जीएस के 2-4 क्वेश्चन इसलिए बीच में बता देते हैं, बाई चांस आपकी कोई हो सकता है कुछ क्वेश्चन पेपर में मैच कर जाए। अगर हम मानते हैं 4-5 क्वेश्चन हमारे तरफ से कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चन, तो आपका रैंक अच्छा कर देगा। क्या रैंक अच्छा कर देगा? बाकी तो सर जीएस पढ़ाई जाए तो हम तो जो वो क्वेश्चन बताते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसको हम बताते हैं। तो चलिए हम जीएस का देखते हैं 2-4 क्वेश्चन। तो अगर पूछ लेता कि भारत की सबसे बड़ी झील, अगर पूछ लेता, क्या पूछ लेता? भारत की सबसे बड़ी झील। तो अगर पूछ लेता है भारत की सबसे बड़ी झील, ये क्वेश्चन इसमें से 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, तीनों। तो बहुत टाइप की मदाएं हैं, इन सारे के विषय में हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको बताएंगे, आप केवल जो है सुनते रहिएगा। चलिए ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन के विषय में बताते हैं। देखिए भूवैज्ञानिक वर्गीकरण है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल देखिए, एक होता है जियोग्राफी, एक होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान होता है जियोलॉजी। तो इसके अनुसार अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की मदाएं हैं, एक तो हमारी मदा है अवसादी मदा और एक बाहित मदा। देखिए इसी को हम बता रहे थे कि अवसादी मदा और दूसरी हमारी बाहित मदा। अवसादी मदा का मतलब है जैसे कोई चट्टान है, हमारी ये चट्टान है और विद्यार्थियों इसी चट्टान के ऊपर ही कोई नई मृदा का निर्माण हो गया, इसके ऊपर ही कोई मृदा का निर्माण हो गया, दिस इज नॉन एज अवसादी या सेडिमेंट्री सॉइल्स, ठीक है, अवसादी मदा हुई। और कुछ मदाएं ऐसी होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब बाहित होती हैं, जैसे जलोढ़ मदा, कैसी है? बाहिल है। मैराइन मदा कैसी है? बाहिल है। लाकस्टाइन मदा बाहित है, ये भी बह कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो ये बाहित या ट्रांसपोर्टेबल सॉइल्स होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 प्रकार होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 प्रकार की मदाएं हैं, बाहिल है। मैराइन मदा कैसी है? बाहिल है। कोई नई मदा का निर्माण हो गया, इसके ऊपर ही कोई मृदा का निर्माण हो गया, दिस इज नॉन एज अवसादी या सेडिमेंट्री सॉइल्स, ठीक है, अवसादी मृदा हुई। और कुछ मृदाएं ऐसी होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब बाहित होती हैं, जैसे जलोढ़ मृदा कैसी है? बाहिल है। मैराइन मृदा कैसी है? बाहिल है। लाकस्टाइन मृदा बाहित है, ये भी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो ये बाहित या ट्रांसपोर्टेबल सॉइल्स होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 प्रकार की मृदाएं हैं। अगला देखिए मूल स्थानीय मृदाएं। मूल स्थानीय मृदाएं अब वही है सेडिमेंट्री मृदाएं जिनकी बात की गई, इनमें से क्या है? पहला सेडिमेंट्री अवसादी में पहली मृदा है मूल स्थानीय मृदा। तो मूल स्थानीय मृदा में क्या है? ये मृदाएं मूल चट्टान के ऊपर ही बनी होती हैं, जो मूल चट्टान होती है उसके ऊपर जो मृदाएं बनी है वो मूल स्थानीय मृदा है, मतलब इधर उधर बह के नहीं गई है। जैसे अगर हम कहें पड़वा या पड़वा मृदाएं, है ना, पड़वा निकलता है जो वो चट्टान के ऊपर ही जमा होता है, पड़वा, ठीक है। तो ये क्या हो गई? मूल स्थानीय मृदाएं। कार्बनिक मृदा या इसको ऑर्गेनिक सॉइल्स कहते हैं। इस प्रकार की मृदाएं जो है संचित मृदा यानी कि कुमुलस, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इनको कुमुलस कहते हैं। कार्बनिक मृदा जो होती हैं इनमें क्या होता है? कुमुलस होती हैं, जैसे संचित अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। हम आपको एग्जांपल के तौर से इसको बताते हैं, जैसे नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया में या पश्चिम बंगाल में ले लीजिए। नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वोत्तर भारत, या फिर हम अगर कहें इसको, हम इसको कहें पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल में अगर हम बात करें तो पश्चिमी बंगाल में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? पश्चिम बंगाल में कीट मदाएं पाई जाती हैं जिनका पीएच मान 3.9 होता है। मग मदाएं पाई जाती हैं, मग में जो है हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर होता है ना। तो ये कहीं बढ़ के नहीं आती हैं, ये वहीं दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली मदाएं हैं, है ना। अगर मोटा मोटा हम कहें इस बार में आती हैं आपकी पीट और मग। 2 प्रकार की मदाएं हैं, कौन कौन सी हैं? कीट मदा है और दूसरी आपकी मग मदा, ठीक है। तो
पीट और मक मृदाएं जो है लगभग दलदली क्षेत्र में पाई जाती हैं। मक जो होती है इसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा यानी कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है पीट से अधिक होती है, कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। और इसमें जो है पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थ इससे कम होता है और इसका पीएच जो है याद रखने वाला है, इसकी पीएच रेंज जो पीट सॉइल की होती है 3.9 होती है। ठीक है, यानी कि अगर मोटा मोटा हम कहें कार्बनिक मृदाएं जो होती हैं वो हमारे जो है इस क्षेत्र में पाई जाएंगी जहां पर दलदल होगा, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है हमारी बाधित मृदाएं यानी कि ट्रांसपोर्टेबल सॉइल। अभी हमने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेबल सॉइल, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह रही, दिस इज नॉन एज ट्रांसपोर्टेबल सॉइल। पहला है इसमें ग्लेशियर सॉइल्स। ग्लेशियर सॉइल का मतलब है जैसे हिमानी मृदाएं। हिमानी में क्या होता है, जैसे हिमखंड टूटे और टूटने के बाद फिर थोड़ा लुढ़कते चले गए ऊपर से नीचे, कहीं झरना आया कहीं कुछ आया, तो वो जो है मृदा तो है वो तो टूटी हुई मृदा है, एक स्थान से दूसरे स्थान बहती चलेगी, तो ये ट्रांसपोर्टेबल है। ठीक है, ग्लेशियर सॉइल्स होती है। दूसरी है आपकी मलवा मृदा या कोलुवियल सॉइल। इस प्रकार की भूमियां पहाड़ों की तलहटी में पाई जाती हैं, यह भूमि कम उपजाऊ होती है, कोलुवियल सॉइल से कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलुवियल सॉइल्स। ठीक है, तो कोलुवियल सॉइल या मलवा मृदाएं कहा जाता है, ये पहाड़ों की तलहटी में पाई जाने वाली मृदाएं। कहां पर पाई जाती हैं, पहाड़ों की तलहटी में जो मृदाएं पाई जाती हैं, दिस इज नोन एज कोलुवियल सॉइल्स। ठीक है, तो लेकिन इनका उत्पादन, ये उत्पादन वाली मृदाएं आपने देखा होगा तलहटी में मोटे मोटे पत्थर इतने इतने बड़े लगभग पड़े रहते हैं, ये कोलुवियल सॉइल्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेबल है, एक स्थान पे नहीं। एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, इस प्रकार से हमें ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। अब बात आती है मेन मृदाएं जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदाएं, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदाएं हैं, उपजाऊ जो है यही है सबसे ज्यादा, और ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मृदाएं हैं, एलुवियल सॉइल, जिसे जलोढ़ मृदाएं कहते हैं। अब देखिए जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं इनमें फास्फोरस और पोटास खूब पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी जलोढ़ मृदाओं में होती है। और सामान्यतः इंडिया में मृदाओं में नाइट्रोजन कितनी होती है, सामान्यतः इंडिया में नाइट्रोजन जो होती है इंडियन सॉइल्स में वो होती है आपकी 0.3 से 0.05% तक। सामान्यतः इंडिया की मृदाओं में जो नाइट्रोजन होती है, फिर एक बार देख लीजिए, 0.03 से लेकर के 0.05% तक होती है। ठीक है, ये जलोढ़ मृदाएं होंगी। ठीक है, यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदाएं हैं। इनका क्षेत्रफल कुल मृदाओं का 45% है इंडिया में, टोटल इंडियन सॉइल्स का। टोटल इंडियन सॉइल का 45% जलोढ़ मृदाओं के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, जलोढ़ मृदाओं के अंतर्गत आता है। इन मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस और पोटास की बाहुल्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि जलोढ़ मृदाओं में कमी किसकी है, जलोढ़ में कमी है नाइट्रोजन की। जलोढ़ में कमी किसकी है, नाइट्रोजन की, आपको याद रखना है। ठीक है, और टोटल इंडियन सॉइल्स की लगभग 45% सॉइल्स जो है वो लगभग कल्टीवेटेड सॉइल्स की बात हो रही है, तो 45% जो है जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। ठीक है, कैल्शियस सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि कैल्शियम भी इनमें जो है ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद करेंगे हम बात समुद्री मृदा की, मैराइन सॉइल्स की। तो मैराइन सॉइल्स की अगर हम बात करें तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, समुद्र के किनारे इकट्ठा हुई मृदा। ठीक है, देखिए अब मैराइन सॉइल्स कौन सी होंगी, जो नदियां बहती जाती हैं, जो मिट्टी छोड़ दी इसने, जो मिट्टी को छोड़ दिया किनारे पर, वो तो हो गई हमारी एलुवियल सॉइल्स। और जो मिट्टी बहाकर ले गई पूरी नदी, और कहां तक ले गई बहाकर, जहां ये खुद गिरी जाके, कहां पर गिरी जाके, समुद्र में। और समुद्र में गिरने से पहले क्या बना देती है, डेल्टा, और उस समुद्र के किनारे वाली मिट्टी को हम कह देंगे मैराइन सॉइल्स। क्या कह देंगे, मैराइन सॉइल्स कह देंगे। इसके बाद आता है लाकास्ट्राइन सॉइल्स। कभी कभी ऐसा स्थिति भी होती है कि झीलों के अंदर या बाहर की मृदा, अंदर या बाहर की मृदा का मतलब होता है कुछ नदियां या नाले कभी कभी झील में चले जाते हैं, कोई बड़ी बड़ी झीलें होती हैं उनमें समा जाती हैं, तो उन झीलों के किनारे और अंदर ये मृदा पहुंच जाती है, उसको हम लाकास्ट्राइन सॉइल्स कहते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन हमारा हुआ ग्लेशियर सॉइल्स में, ट्रांसपोर्टेशन हमारा हुआ है। ठीक है, और जो ऊपर हमने मृदाएं पड़ी थी वो हमारी कैसी थी, सेडिमेंट्री सॉइल्स थी, जैसे पीट सॉइल, मक सॉइल, ये कैसी है, सेडिमेंट्री, यानी कि अपना स्थान नहीं बदल रही है, जो इनका बेस स्थान है, प्रमुख स्थान है, वहीं पर मृदाएं जो है बनी, तो इनको कहेंगे हम सेडिमेंट्री सॉइल्स। ठीक है, अब साथ ही बताएं
अगला है मृदा कणों के अनुसार मृदा का वर्गीकरण। देखिए मृदा कणों के आकार के अनुसार मृदा का वर्गीकरण, जो आकार होता है मृदा कण का। देखिए ग्रेवल्स होता है सबसे बड़ा, है ना, ग्रेवल्स होता है, पोरस सैंड होता है, सैंड होता है, फाइन सैंड, पोरस सैंड, दो तरीके का होता है, सिल्ट, क्ले। ये इसका क्लासिफिकेशन अगर मोटा मोटा हम देखें तो पहले आता है ग्रेवल्स, इसको बजरी कहते हैं, ग्रेवल्स आता है, इसके बाद आती है आपकी पोरस सैंड, क्ले। इस तरीके से मृदाएं जो है विभाजित है आकार, कणों के आकार के अनुसार। देखिए कणों के आकार सबसे बड़ा कण ग्रेवल्स का है, उसके बाद पोरस सैंड का है, उसके बाद फाइन सैंड का है, उसके बाद सिल्ट का है, उसके बाद क्ले का है, इस तरीके से। लेकिन हिंदी में आपका कितना कितना मिश्रण होता है ये भी आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे बात बजरी की, ग्रेवल्स जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बात बजरी की, ग्रेवल्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में बजरी। जब आप बोरिंग करवाते होंगे, बोर कराते हैं, तो उसमें देखा होगा बजरी निकल के आती है कभी, ठीक है। तो वही बजरी जिसका कण का डायमीटर जो होता है अबव 2 mm, है ना, अबव 2 mm, 2 मिलीमीटर से ज्यादा आकार वाली जो मृदाएं हैं बजरीली मृदाएं कहलाती हैं। कैसी मृदा कहलाती हैं? बजरीली मृदा कहलाती हैं। इस मृदा के कणों का आकार 2 mm से अधिक होता है तथा इसमें खेती नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें खेती हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। देखिए आपने कहीं पर देखा होगा जहाँ ऊसर होता है, इंडिया में ऊसर की भी बात कर रहे हैं इसी में, तो उनमें क्या होता है, जिन देखिए उत्तर प्रदेश की भूमियों में चूना की मात्रा अधिक, और जहां पर चूना की परत ज्यादा हो जाती है वहीं पर छोटी छोटी लेयर जो ये दिखाई दे रही है आपको, बजरी ऐसी बन जाती है, तो नीचे एक परत में बजरी बन जाती है, जिसके कारण ऊपर का पानी नीचे नहीं जा पाता है, और जिसके कारण वहां पर रेत, कल्लर, बंजर, ऊसर सब पनप करता है, ऊसरी जमीन हो जाती है, ठीक है, ऊसर बन जाता है। तो अब बात करेंगे हम इसमें कि बजरीली ग्रेवल्स जो होता है, इसका साइज जो होता है ग्रेवल्स का कितना होता है, 2 mm से अधिक, और इसमें खेती बिल्कुल भी आप प्रेस्क्राइब हम आपको नहीं करेंगे। इसके बाद बलुई मिट्टी आती है। देखिए बलुई मिट्टी जो होती है इसमें बालू की प्रतिशत मात्रा मोटी मोटी किताबों में आपकी लिखी होगी 80% से अधिक होती है, लेकिन 85 से 100% भी बालू हो सकती है, बलुई मृदा है। और 0 से 15% सिल्ट भी हो सकती है ना। 85 से 100% बालू है, देखिए सिल्ट 0 से 15% और उसके बाद क्ले भी हो सकती है, लेकिन इन सभी मृदाओं को बलुई मृदाएं ही हम कहेंगे, ठीक है। अब ये बालू, असली बालू कहाँ होती है? असली बालू होती है नदियों के किनारे। जो नदियां हैं, नदियों के किनारे जो बालू होती है वो प्योर बलुई मृदाएं होती हैं। जैसे नदियों के किनारे बारानी खेती की जाती है, दियारा कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, देखा होगा आपने, नदी की बालू के किनारे कोकोपीट्स उगाए जाते हैं। पूरे नदी की बालू में नहीं उग पाएंगे, क्यों? क्योंकि उस बालू में न्यूट्रिएंट्स जो है संरक्षण करने या वाटर कंजर्व करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। उसमें आप पानी डालेंगे या आपने फसल ऐसे बोई तो वो नहीं जमेगी। उसमें थोड़ा क्या करते हैं, हमें गोबर डालना पड़ता है, गोबर की खाद या पानी हम डालेंगे और उसके बाद थोड़ा न्यूट्रिएंट दे देंगे, तो वहां पर जो है हमारी पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से क्या होता है, जो हमारी बालू होती है उसमें क्वार्ट्ज पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है और माइका पाया जाता है। करीबन आपकी सिल्ट रहेगी, चिकनी मिट्टी रहेगी, क्ले, ठीक है। और 20% के करीबन सिल्ट रहेगी और 63% के करीबन बालू रहेगी, ठीक है। 63% बालू, सिल्ट और क्ले की मात्रा 13% रहेगी। तो ये सैंडी लोम सॉइल हो जाती है। कैसी सॉइल हो जाती है? सैंडी लोम। क्ले देखिए ज्यादा नहीं मृदाओं में पाई जाती है। अगर क्ले की मात्रा 40% से ऊपर बढ़ी, क्ले जो क्ले है
उसकी मात्रा अगर 40% से ऊपर वाली क्ले मिनरल्स है तो फिर खेती करना दूभर हो जाता है। ठीक है, क्ले सॉइल में खुद ही 40% क्ले होता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि क्ले की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ेगी तो अगर नमी युक्त मृदा होगी तो बहुत चिकनी हो जाएगी, अगर नमी की मात्रा कम हो गई तो उसमें दरारें पड़ जाती है ना। आपने देखा होगा जो क्ले सॉइल्स होती हैं उनमें सूख जाती है अगर ये मृदाएं तो दरारें पड़ जाती हैं, और गीली रहती है तो बहुत चिकनी होती है, हालांकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए, तो धान को छोड़कर इन मृदाओं में सभी प्रकार की फसलें लगभग उगाई जा सकती हैं। अब बात करेंगे हम दोमट मृदा की सबसे बेस्ट सॉइल। अगर इस मृदा की बात करें तो सबसे बेस्ट सॉइल है फॉर कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। किसी भी तरीके की फसल आप अगर उगाना चाहें तो दोमट मृदा, जिसको कहते हैं दोमट हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं लोमी सॉइल। क्या कहते हैं? लोमी सॉइल। इसमें किसी भी तरीके की कृषि आप कर सकते हैं। इसमें 16% क्ले है। देखिए, क्ले की मात्रा अगर बढ़ेगी तो खेती करना नुकसानदायक होगा, हमने बताया है। 40% की सिल्ट और 42% के करीबन बालू। ठीक है, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ा है कि बालू भी सही है, सिल्ट भी सही है, और साथ साथ में आपका जो है क्ले भी 16% के करीबन यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या? लोमी सॉइल्स। ठीक है, यह कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह कृषि के लिए कैसी मृदा है? सर्वोत्तम, बेस्ट सॉइल है। इससे अच्छी मृदा आपकी कृषि के लिए नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको हमने बताया, अभी हमने सबसे पहले आपकी मृदाएं बताई है, इसमें सैंडी सॉइल बताई है। ठीक है, सैंडी लोम सॉइल बताई है, इसके बाद आपकी लोमी सॉइल बताई है। ठीक है, और इससे पहले भी हमने बजरी बताई थी, बजरी यानी कि ग्रेवल्स, जिसमें तो कुछ होता ही नहीं बजरी में, तो ठीक है, उसका कड़ का आकार जो है 2 mm से अधिक होता है। आगे देखेंगे, इसका आकार जो होता है, हमने बताया था बजरी का 2 mm से अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए सिल्ट या गाद, सिल्ट या गाद। ठीक है, सिल्ट या गाद। अब देखिए, जब गाद है, सिल्ट है, तो सिल्ट ही खुद 80% होगी सिल्ट में और 20% बालू होगी। ठीक है, 80% सिल्ट होगी और 20% जो होगी इसमें बालू होगी। इसी को सिल्ट या गाद मृदा कहते हैं। ठीक है, सिल्ट मृदा जो होती है उसमें 80% सिल्ट होती है, बालू होगी तो 80% बालू, सिल्ट होगी तो 80% सिल्ट। क्ले में केवल ये दिक्कत होती है कि क्ले जो होती है उसमें 40% क्ले होती है। ठीक है, क्ले सॉइल। ठीक है, क्ले चिकनी मृदा। अब क्ले सॉइल्स में जो होता है विद्यार्थियों में ये चीज होती है कि 40% चिकनी मिट्टी होती है, 30% सिल्ट होती है और 30% इसमें बालू होती है। ये सभी प्रोपोर्शन आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि सैंडी सॉइल्स में 80% सैंड होगी, सिल्ट में 80% सिल्ट होगी, क्ले में 40% क्ले होगी। मोटा मोटा लोमी सॉइल का याद करिए, 16% आपकी क्या थी? चिकनी मिट्टी थी यानी कि क्ले थी, 40% सिल्ट थी, 42% आपका जो था उसमें क्या था? सैंड था। ठीक है, और क्ले सॉइल में 30% है। ये याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल जितना हमने बताया उतना ही 4 पॉइंट इसमें केवल आपको याद करने हैं। कौन से पॉइंट याद करने हैं? पहला आपको सैंड में सैंड कितने परसेंट? 80%, सिल्ट में सिल्ट 80%, क्ले में क्ले 40%, लोमी सॉइल में 16% क्ले, 40% जो है आपकी सिल्ट और 42% आपकी जो है वो सैंड। ठीक है, सिल्ट, सैंड और क्ले, इतने प्रोपोर्शन आपको याद रखने हैं। इससे ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए, अगर याद करना चाहो तो सैंडी लोम और कर सकते हैं। सैंडी लोम देखिए 13% क्ले है, 63% इसमें जो है सैंड है। ठीक है, तो ये सैंडी लोम हो गए, 20% सिल्ट है, तो ये सैंडी लोम, क्योंकि सैंडी लोम भी बहुत तरीके की इसमें फसलें हो जाती हैं, जैसे आलू के लिए अच्छी है, मूंगफली के लिए अच्छी है। ठीक है, तो सैंडी लोम केवल धान नहीं सैंडी लोम में हो सकती है। ठीक है, तो 13% उसमें भी आपकी क्ले हो गई, 20% आपकी जो है उसमें सिल्ट हो गई और 63% जो है आपकी सैंड हो गई, तो उसको सैंडी लोम कहेंगे। ठीक है, तो ये मिट्टियों का जो सॉइल्स थी उनका हमने प्रोपोर्शन बताया, जैसे सिल्ट है, सैंड है, बजरी है, सैंडी लोम है, लोमी है ना, क्ले है, इनमें किस किस मृदा का कितना प्रोपोर्शन, इससे प्रश्न जरूर आता है, ये ध्यान रखना, हम बता रहे हैं। ठीक है, इससे प्रश्न आने की संभावना, 4 ही 5 पॉइंट है इसमें, उन्हीं से आएगा। पूछेगा सैंड कितना परसेंट, सिल्ट कितना परसेंट, क्ले कितना परसेंट, और लोमी सॉइल का जरूर याद करिएगा कि लोमी सॉइल में कितना प्रोपोर्शन होता है, बस। इसके अलावा और इससे जो है प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, और सर्वोत्तम मृदा कौन सी है तो आपको पता ही होगा, दोमट मृदा या लोमी सॉइल।
अगला है उत्तर प्रदेश की मृदाएं। देखिए ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की मृदाओं के विषय में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आप जो है तैयार रहिए इसके लिए कि उत्तर प्रदेश की मृदाएं बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई दिन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए हम बताते हैं। सबसे पहले भाबर मृदाएं। देखिए भाबर नाम है जैसा इसका। देखिए भाबर मृदाओं का जो निर्माण हुआ है, जब हम कहां से आएंगे, हिमालय से नीचे उतरेंगे जस्ट बिल्कुल तलहटी में। हिमालय जैसे हिमालय से बिल्कुल नीचे तलहटी में उतरेंगे, क्या आप कभी किसी पहाड़ की तलहटी में गए होंगे तो आपने पत्थर देखे होंगे, वहां छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। दिस इज नॉन एज भाबर, दिस इज नॉन एज भाबर मृदाएं। और ये मृदाएं जो है ये सैंडस्टोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बलुआ पत्थर की। किसकी बनी होती है? बलुआ पत्थर के द्वारा इन मृदाओं का निर्माण होता है। और सैंडस्टोन जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? क्वार्ट्ज में। ठीक है, क्वार्ट्ज में सैंडस्टोन जब टूटेगा तो क्वार्ट्ज में बनेगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा। तो जो पहाड़ों की तलहटी की जस्ट तलहटी की मृदाएं हैं, दिस इज नॉन एज भाबर मृदाएं। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे? भाबर मृदाएं कहेंगे इन मृदाओं को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि हिमालय या किसी भी पहाड़ के जस्ट नीचे की जो मृदाएं होती हैं, दिस इज नॉन एज भाबर सॉइल्स। ठीक है, अगला देखिए। ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। हाँ देखिए भाबर उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाएगी? बिजनौर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, है ना, इन क्षेत्रों में जो बिल्कुल उत्तराखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, यूपी का जो जिले उत्तराखंड से लगे हुए हैं, पहाड़ों से उतरने के बाद वहां पर भाबर मृदाएं जो है पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है तराई मृदाएं। बहुत प्रोडक्टिव मृदाएं हैं, इनमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती है। ठीक है, इन मृदाओं में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। किसमें? भाबर मृदाओं, ये जो तराई मृदाएं। ठीक है, तराई सॉइल्स। देखिए पाई कहां पर जाएंगी? ये तो हमने पहले भाबर की बात की, वो बिल्कुल तलहटी से, हिमालय की तलहटी से लगी हुई सॉइल्स थी। लेकिन तराई मृदाएं जो होती हैं ये आपकी जो है थोड़ा जब दूर बढ़ेंगे, किससे? पहाड़ से जब थोड़ा दूर बढ़ेंगे, 50-60 किलोमीटर का अंतर जब होता है तो पिस जाती हैं ये चट्टानें। और पिसने के बाद जो चट्टान बनती है, वो मृदा बनती है, वो तराई सॉइल्स है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में तराई सॉइल्स बहुत देखने को मिलती है। आप चले जाइए पीलीभीत, पीलीभीत से नंबर लग जाता है। बरेली, पीलीभीत, रामपुर, गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोला गोकर्णनाथ, खीरी, है ना, सीतापुर, ये सब तराई मृदाएं। कैसी मृदाएं हैं? तराई सॉइल्स। इनमें नमी बहुत रहती है और नमी के साथ साथ इसमें जो है जीवांश की मात्रा अधिक होती है। इतनी उत्तर प्रदेश की किसी मृदा में जीवांश नहीं होता है जितनी तराई मृदा में होता है। और जीवांश और नमी के कारण यहाँ पर गन्ना की खेती की जाती है, क्योंकि हाईली वाटर रिक्वायरमेंट प्राप्त है। गन्ना 2500 के करीबन 1500 से 2500 एमएल पानी की आवश्यकता होती है गन्ने को, कि नहीं होती है? तो जब नमी ही नहीं होगी तो गन्ना कैसे हम और डिस्ट्रिक्ट में कर लेंगे? तो इसलिए यहाँ पर गन्ना की खेती ज्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है नमी हमारी प्रचुर मात्रा में मिलती है और जीवांश भी खूब ज्यादा इन मृदाओं में होता है। ठीक है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी यहाँ पर शो नहीं करती है। तो तराई सॉइल्स हो गई। तराई सॉइल्स में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं? बरेली आता है, पीलीभीत आता है, लखीमपुर खीरी आता है, जिसको गोला गोकर्णनाथ खीरी कहते हैं, सीतापुर है, बहराइच है ना, गोंडा है, बस्ती है, ये सब तराई सॉइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए उन्नाव की मृदाएं। उन्नाव की मृदाएं देखिए क्यों बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि फालतू में बता रहे हैं, एक खासियत है। सबसे बेकार अगर जिला आपको अगर कहीं से गुजरेंगे तो उन्नाव मिलेगा। ट्रेन से जब आप गुजरिएगा आपको खेती नहीं होती हुई मिलेगी उससे। आप ट्रेन से ही देख के अंदाज लगा सकते हैं कि वहां खेती क्यों नहीं हो रही। खेती इसलिए नहीं हो रही है कि उन्नाव की सॉइल्स में सोडिक सॉइल्स बहुत है, सोडा बहुत है। सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ की मृदाएं जो है बेकार हो गई है। किसकी? उन्नाव की। ठीक है, उन्नाव जिले की मृदाएं सोडियम लवणों की अधिकता के कारण मृदाएं खेती के अयोग्य हो गई है। किसकी अधिकता हो गई है? सोडियम की। एक सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है 7। अगर पानी का सार लेवल 10 से अधिक है तो पानी खराब, अगर मृदा का सार लेवल अगर 13 से अधिक है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, तो मृदा। ठीक है, अभी देखिए कैसे खराब होगी। देखिए अभी हम देखेंगे सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। क्या देखेंगे? सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। जब सैलाइन एल्कलाइन सॉइल देखेंगे, लवणीय क्षारीय मृदाएं देखेंगे, तो इसमें तुरंत सार का अगर हम परसेंट रेशियो देखेंगे, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो अगर हम इनका देखेंगे तो ग्रेटर देन 15 हमें दिखाएगा। कहेगा 15 से अधिक, और 15 से अधिक वाला क्या हो जाएगा? ऊसर। क्या हो जाएगा? ऊसर। और ऊसर में 20 गुना मूर्खता। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर ऊसर हो जाएगा। हमने बताया सार का रेशियो अगर 13 से एबव होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन का रेशियो जो होता है अगर 13 से अधिक होगा तो वो मृदा खराब, और पानी का अगर सार लेवल 10 से अधिक हो गया तो वो पानी खराब। ठीक है, तो उन्नाव की मृदाओं में क्या है? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, यानी कि सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण पूरी जिले की लगभग मृदाएं जो है खराब हो चुकी हैं। ज्यादातर
70-80% के 10-20% कहीं किसी क्षेत्र से लगा हुआ है, जैसे हरदोई से कुछ बॉर्डर लगा तो वहां भी ठीक है। वैसे ऑल ओवर जो है उन्नाव के मैदान जो है खराब, ठीक है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली बालू की भूमियां भूड़ कहलाती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बात पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो बालू की भूमियां हैं, बलुई भूमियां हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं भूड़, है ना। इनको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है, जो बलुई मृदाएं हैं। और बलुई मृदाएं जो है ये ज्यादातर आपकी पाई जाएंगी, इनकी बेल्ट है बलुई मृदाओं। देखिए कौन कौन सी बेल्ट है। एक हरदोई, कन्नौज, फैजाबाद, है ना, मैनपुरी, इन 3-4 जिलों में ही भूड़ पाई जाती है और कहीं नहीं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये जो मिड रीजन है उत्तर प्रदेश का, हरदोई में ज्यादातर भूड़ पाई जाती है। भूड़ जमीन है, यहाँ ज्यादातर भूड़ होती है की खेती ज्यादा होती है हरदोई में। और हरदोई में जो है बहुत उत्तम, उसका खोपड़ी फट जाएगा, इसीलिए इसको मार मृदाएं कह रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मार ठीक है। ये देखिए मार सॉइल्स जो है दिखा देते हैं आपको, भूड़ भी दिखाएंगे और मार भी दिखाएंगे। तो ये नए नए नाम है, हो सकता है आप लोग जो है कहें कि क्या है ये। भूड़ सॉइल्स लोकल है, हो सकता है इसमें जालौन डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में। ये मार मृदा है, ठीक है। ये मार मृदा है, ये क्या करती है कि इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है, अगर सूख जाती है कि बहुत टाइट हो जाती है। और यहाँ पर पहले मार सॉइल जो थी जालौन में है अभी भी, इसमें अब मटर चना इसकी खेती की जाने लगी है। लेकिन पहले यहाँ इस मार सॉइल में जो होता था कॉटन होता था, क्या होता था? कपास। और जो कि कानपुर टाट मिल था, वहां पर इसका कपास सीधा का सीधा टाट मिल में कपड़ा बनाने के लिए आता था। और जब कपास बंद हो गया उगना जालौन में, यहाँ टाट मिल बंद हो गई, वहाँ कपास बंद हो गया, दोनों का संपर्क था पहले, अब दोनों का संपर्क खत्म हो गया, दोनों चीजें खत्म हो गई, तो टाट मिल भी खत्म हो गई और मार की जो मृदाएं हैं, कपास है, वो भी नहीं होने लगा वहां पर, ठीक है। तो ये है मार सॉइल। मार मृदाएं जालौन जिले में पाई जाती है, ठीक है। कहां पर पाई जाती है? जालौन जिले में। जालौन जिले में पाई जाती है, जिसमें कपास की खेती की जाती है। अब देखिए अब तो नहीं की जाती, लेकिन आपको याद रखना है कि की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कावर मृदाएं। कावर मृदाएं मोटे दानेदार काले रंग की चिकनी मिट्टी होती है, इनका पीएच 7 से 8 के लगभग होता है। देखिए कावर और मार में अंतर क्या है? कावर जो होती है ये कुछ हद तक इसमें क्ले की मात्रा मार की अपेक्षा कम होती है कावर में, ठीक है। दानेदार मृदा है ये, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल चिकनी है मार, ठीक है। मार बिल्कुल चिकनी और काटनी सॉइल समझ लीजिए इसको, मार सॉइल को इट इज आल्सो नोन एज काटनी सॉइल। पड़वा भूमि या पड़वा मृदा होती है, ठीक है। इसको समझिए पड़वा मृदा। पड़वा मृदा का रंग बादामी भूरा होता है, इस भूमि के नीचे चट्टानें पाई जाती है। पड़वा मृदा ये भी यूपी पाई जाती है। पड़वा मतलब पड़ुआ होता है, पीली मिट्टी होती है। यूपी में देखा होता है जब घर में लिपाई पाई होती है, जो कच्चे घर बने होते हैं जिसमें गोबर से लिपा जाता है, तो उसके लिए एक मिट्टी लाई जाती है, पीली मिट्टी उसका। और इसकी एक और खासियत है, जो पड़वा मृदाएं होती है, इसको एक हम अपने पास से एक आपको चीज बता दे रहे हैं, इसकी जो है ईंट सबसे बेस्ट क्वालिटी की मिलती है। ईंट जो ईंट उद्योग है, जो आपके ब्रिक फील्ड्स होते हैं, ईंट भट्टे होते हैं, वो ईंट भट्टे के जो मालिक होते हैं वो यही देखते हैं कि कहाँ पर पड़वा मिल रहा है, पीली मिट्टी कहाँ मिल रही है, और जहाँ पीली मिट्टी उन्हें मिल जाएगी उसे खरीद लेंगे, क्यों? उसका आकार बहुत अच्छा ईंट का रहता है और बहुत मजबूत ईंट रहती है पड़वा मृदा। तो पड़वा मृदा जहाँ जहाँ है वहाँ की ईंट भी अच्छी रहती है, ठीक है। तो पड़वा मृदाएं होती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे राकर मृदाएं। राकर मृदाएं जो होती हैं हल्की सी लालिमा लिए हुए होती है। ये देखिए राकर मृदाएं लालिमा, यानी कि मिर्जापुर में पाई जाएंगी, मिर्जापुर में है ना। कहाँ पर पाई जाएगी? राकर पाई जाएगी। राकर मृदाएं मिर्जापुर में हल्की सी लालिमा लिए हुए होती है, ठीक है। तो ये राकर सॉइल्स होती है। अब देखिए नदी नालों के किनारे ऊंची नीची भूमि को खादर, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, भावर और खादर। भावर जो हिमालय की तलहटी में जब आए थे तो भावर। अब जो नदी और नालों के किनारे जस्ट ऊंची नीची भूमि है, जो अनडुलेट लैंड है, ऊंची नीची भूमि है, दिस इज नॉन एज खादर। और ये आएगा कछार। कछार और खादर में देखिए क्या अंतर है। कछार जो होता है वो नदियों और नालों के आसपास बहुत बड़े क्षेत्रफल में जो पानी बहा के लाया जाता है और वो पानी रुक जाता है, उसकी जो मिट्टी होती है वो कछारी मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? काली कछारी मृदाएं होती हैं, कछारी मृदाएं होती हैं। लेकिन खादर मृदा वो होती है जो जस्ट नदी या नाले के ऊपर ऊंची नीची भूमि होती है, उसे खादर कहते हैं। और जो नदियों के द्वारा या नालों के द्वारा बहाया गया पानी होता है, उसके द्वारा जो सिंचित भूमि है वो हमारी कछारी मृदाएं कहलाती है। कछार में फसलें बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये कछारी देखिए हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, नदी नालों के तटवर्ती क्षेत्रों में कछारी मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। काली कछारी मृदाएं कहते हैं। अगला नेक्स्ट है गांव के किनारे वाली भूमियों को बोयड भूमियां कहा जाता है। बोयड इज आल्सो नोन एज नाइट सॉइल्स। नाइट सॉइल्स। अब देखिए नाइट सॉइल्स का मतलब होता है कि जैसे
आपके गांव के बगल के जो क्षेत्र होते हैं उसकी कीमत भी पहले चकबंदी के पास होते थे, इसकी कीमत ज्यादा लगाते थे गोबर की। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या करेंगे, गोबर फेंकते रहेंगे, कहीं आपकी गाय भैंस छूट गई वो भी चली जाएगी, मुर्गी भी चली जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत ऑर्गेनिक मैटर पहुंच जाता है, पूरा कचरा भी उठा के फेंक दिया गाँव वालों ने। तो सब गाँव के किनारे की जो मृदा होती है, दिस इज नॉन एज गोयड़ भूमि, दिस इज आल्सो नॉन एज नाइट सॉइल, ठीक है। गोयड़ भूमि से कहा जाता है गाँव के किनारे की जो मृदा होती है, ठीक है, इसको गोयड़ भूमि या नाइट सॉइल कहा जाता है। अब बात आती है जलोढ़ मृदाओं की। देखिए जलोढ़ मृदाओं में चूने की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, कभी कभी ये चूने की मात्रा रेह का निर्माण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलोढ़ मृदाओं में चूने की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, कभी कभी ये चूने की मात्रा रेह का निर्माण है। कि यूपी में जो ऊसर है, उत्तर प्रदेश में जो ऊसर है, उस ऊसर का निर्माण जो है इसी से हुआ है। किससे हुआ है? तो जलोढ़ मृदा है, इसमें चूना ज्यादा है, और जब चूना ज्यादा होगा तो कहीं कहीं पर चूना क्या करता है, इतना ज्यादा पक जाता है कि वो नीचे चट्टान बना देता है चूने की, और चूने की चट्टान अगर भूमि की निचली सतह में बन गई तो ऊपर वाले जो न्यूट्रिएंट्स जो भी है, साल्ट है या कैल्शियम मैग्नीशियम या के जो सोडियम के कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट्स हैं, वो नीचे नहीं जा पाते हैं इस चट्टान की वजह से। तो जब नीचे नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, हमारा ऊसर का निर्माण हो जाएगा। कैसी जमीन बन जाएगी? ऊसर जमीन बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि क्यों ऊसर यूपी में ज्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदाओं में चूने की मात्रा अधिक थी, और जहां पर चूने का कंसंट्रेशन देखोगे तो वहां ऊसर बन गया, ठीक है। तो ये हो गया ऊसर या रेत मृदा। अगला है लैटराइट मृदाएं। एल्युमिनियम के जलीय ऑक्साइड के कारण बनती है। देखिए एक अंतर आपको देखने को मिला होगा, रेड सॉइल्स, लाल मृदाएं जो बनी हैं वो किससे बनी है? फेरस के ऑक्साइड से, और लैटराइट मृदाएं जो बनती हैं वो बनी कर्नाटक और केरल में। कहां पर पाई जाएंगी? कर्नाटक और केरल, ये जो है लैटराइट मृदाएं होंगी, ठीक है। कर्नाटक और केरल में पाई जाएंगी, एल्युमिनियम के ऑक्साइड से बनती हैं। और वो जो मृदाएं रेड सॉइल्स थी आपकी, वो काहे से बनी थी? वो आयरन के ऑक्साइड से बनी थी, है ना। वो क्या कहलाएंगी आपकी? जो रेड सॉइल्स है वो आयरन के ऑक्साइड से बनेगी, दिस इज नोन एज रेड सॉइल्स। अगला ना, और जब नीचे नहीं जा पाए तो इन्होंने जमीन को कैसा कर दिया, इन सभी ने क्या कर दिया कि जमीन को ऊसर कर दिया, रेल कर दिया, कलर कर दिया, बंजर कर दिया। ऊसर में 3 तरीके का होता है। देखिए एक तो कहेंगे लवड़ी मृदाएं, दिस इज नॉन एज सैलाइन सॉइल। दूसरा है लवड़ी क्षारीय मृदाएं, यानी कि सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, या इसी को एल्कलाइन सॉइल भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एल्कलाइन सॉइल, कंफ्यूज नहीं होना। एल्कलाइन सॉइल। और तीसरी जो होती है अलवड़ीय क्षारीय मृदाएं और नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। ये 3 पॉइंट होना, लवड़ी मृदाएं सैलाइन सॉइल, लवड़ी क्षारीय मृदाएं सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, या इसी को अल्कलाइन सॉइल भी कहते हैं, और तीसरी है आपकी नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। 3 सॉइल है। अब देखिए क्या खेल इसमें खेला क्या हुआ है। देखिए लवड़ी मृदाएं जो पहली मृदाएं हैं, इनमें हमने बताया था, अभी आपको हमने बताया है कि इन मृदाओं में क्या होता है, इन मृदाओं में आपका कैल्शियम मैग्नीशियम और जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स, इनमें क्या मिल जाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम के सल्फेट्स और क्लोराइड की मात्रा जब इसमें अधिक हो जाती है तो ये क्या कहलाती है, लवड़ी मृदाएं, सैलाइन सॉइल। और इन मृदाओं में बेटा क्या होता है, इन्हीं मृदाओं में जब ये चीज मिल जाती है सैलाइन सॉइल हो जाती है, यानी कि साल्ट मात्रा अधिक है, लवड़ की मात्रा अधिक है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, जब ये मिल गया तो ये व्हाइट ऊसर एक पपड़ी बन जाती है। क्या बन जाती है? सफेद पपड़ी। कैसी होती है? अर्थ के ऊपर सफेद, तो इसीलिए इसे सफेद ऊसर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सफेद ऊसर कहते हैं। क्या कह देंगे इसे? सफेद ऊसर कह देंगे इसे। क्या कह देंगे? सफेद ऊसर। अब दूसरी बात आती है लवड़ी क्षारीय मृदाओं की। इन मृदाओं में बेटा साल्ट और सोडियम आयंस, साल्ट और सोडियम आयंस दोनों की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये लवड़ी क्षारीय मृदाएं कहलाती हैं। यानी कि यूपी में जो ऊसर है वो इन्हीं के कारण, उत्तर प्रदेश का ऊसर इसे बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का ऊसर जो है इन्हीं के कारण पनपा है।
और ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स में क्या होता है, इसमें सोडियम आयंस की मात्रा अधिक होती है, और ये सोडियम आयंस की मात्रा जब अधिक होगी तो क्या होगा इसमें, और जीवांश होता है ज्यादा में, तो जीवांश जो है ऊपर उभर के आ जाता है और ऊसर बना देता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्लैक ऊसर। क्या कह देते हैं इसको, ब्लैक ऊसर। इसको कह देंगे काला ऊसर, ठीक है, क्या कह देंगे इसको, काला ऊसर। तो सफेद ऊसर कौन है, काला ऊसर कौन है, और उत्तर प्रदेश का ऊसर कौन है। तो ये सारी चीजें आप यहां से एक बार समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना, ध्यान से देख लीजिए, सारे फैक्ट हमने आपको बताए, एक बार देख लीजिए पूरा। एक बार फिर समझ लीजिए, ऊसर इन पार्ट्स में विभाजित है, लवड़ी और इसमें एक है लवड़ी बताइए, सैलाइन सॉइल्स कहा जाता है, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स होती हैं और नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल होती है। जो सैलाइन सॉइल्स होती हैं उनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स जो होते हैं उनके कारण सफेद पपड़ी बन जाती है, इसी को सफेद ऊसर कहते हैं। सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स या एल्कलाइन सॉइल होती है, इनमें साल्ट और सोडियम आयंस की मात्रा अधिक हो जाने के कारण इसको उत्तर प्रदेश का ऊसर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का ऊसर अगर आ जाए कि कहां से कैसे डेवलप हुआ है, तो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स के कारण उत्तर प्रदेश के ऊसर का निर्माण हुआ है, ठीक है, इस आल्सो नोन एज एल्कलाइन सॉइल्स, ठीक है। अब तीसरी बात आती है नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स, तो इसमें भी सोडियम आयंस की मात्रा अधिक होती है, लेकिन स्थिति ये हो जाती है कि जीवांश इन मृदाओं में अधिक रहता है, तो जब जीवांश अधिक रहेगा इन मृदाओं में तो जीवांश सोडियम आयंस की वजह से जो है ऊपर आ जाता है और ये ऊसर का निर्माण कर देता है, तो इसीलिए इसको जीवांश जब होगा तो ब्लैक कलर का होगा जीवांश, है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्लैक ऊसर, ठीक है। तो तीनों प्रकार के ऊसर आपको हमने बताए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश की ऊसर मृदाएं, लवड़ी क्षारीय मृदाएं, ठीक है। पहला है लवड़ी क्षारीय मृदाएं, है ना, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स। पहले यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन किया गया है सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स का। देखिए उत्तर प्रदेश का ऊसर जिसे कहते हैं, ऊसर को रेत, कल्लर, बंजर और लवड़ी क्षारीय मृदाओं के नाम से जाना जाता है। ऊसर भूमियों में बिले, लवड़ों और सोडियम, विनिमय सोडियम दोनों की अधिकता। ये उत्तर प्रदेश की ऊसर की बात कर रहा है ना, ये किसकी बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश, यानी कि लवड़ और विनिमय सोडियम हमने बताया था। जो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल या एल्कलाइन सॉइल्स होती है उनमें क्या ज्यादा होता है, उनमें जो है लवड़ और सोडियम आयंस, विनिमय सोडियम दोनों की जो है प्रधानता रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इस प्रकार की ऊसर मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनका भारत में क्षेत्रफल लगभग 70 लाख हेक्टेयर है ना। ये शुष्क यानी कि एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों, इनकी अगर बात करें हम, सेमी एरिड और एरिड क्षेत्रों में पाई जाती है, सेमी एरिड और एरिड क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं हम। देखिए शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाएंगी, उनका क्षेत्रफल इंडिया में लगभग 70 लाख हेक्टेयर, कितना है, 70 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। कितने क्षेत्रफल में होती है ये बताएं, 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है, 70 लाख हेक्टेयर। इसके बाद बात करते हैं लवड़ी मृदाओं की, सैलाइन सॉइल्स की। तो सैलाइन सॉइल्स के विषय में हम आपको बता चुके हैं। सैलाइन सॉइल्स का निर्माण जो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट्स के कारण होता है। इन मृदाओं को सफेद ऊसर कहते हैं, सफेद भूमि में, यहाँ पर सफेद ऊसर लिख लीजिए, इन भूमियों को सफेद ऊसर कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि लवड़ी मृदाएं हैं और इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के सल्फेट्स और क्लोराइड जो है ऊपरी परत पर जम जाते हैं, ऊपरी सफेद पपड़ी बनाते हैं, इसलिए दिस इज नोन एज सैलाइन सॉइल्स ना, और सफेद ऊसर कहा जाता है। अगला लवड़ी क्षारीय बताइए, तो लवड़ी क्षारीय अलवड़ी है ना, लवड़ी नहीं अलवड़ी क्षारीय, यानी कि नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, इसको कहेंगे नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। देखिए नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल जो होती हैं इन मृदाओं को काला ऊसर कहते हैं, ब्लैक ऊसर, है ना, ब्लैक ऊसर, क्योंकि इन मृदाओं में विनिमय सोडियम की अधिकता से जीवांश पदार्थ विक्षेपित होकर भूमि की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जीवांश पदार्थ जो है वो विक्षेपित होकर भूमि की ऊपरी सतह पर जमा हो जाएंगे, दिस इज नॉन एज ब्लैक ऊसर, इसे काला ऊसर कहते हैं और नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल होती है। ठीक है, ये पहले भी आपको हमने एक बार समझा चुके हैं, आगे देखें। विद्यार्थियों, ये आपको पैरामीटर की टेबल दी गई है, विभिन्न समस्याग्रस्त मृदाओं के पैरामीटर
प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये भारत की समस्याग्रस्त मृदाएं हैं और इन समस्या का सुधार कैसे आपको करना है, तो पहले इनके पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज कितने पैरामीटर पे कौन मृदा में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको पीएच दिया गया है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी गई है, ईसी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर एट द टेंपरेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पर निकाल के दी गई है विभिन्न मृदाओं की। और उसके बाद मिनिमम सोडियम की प्रतिशत मात्रा यानी कि सार दिया गया है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जिसको कहते हैं सार, ठीक है। हमने बताया था सार अगर 10 से अधिक पानी में होगा तो पानी खराब हो जाएगा, सार अगर 13 से अधिक अगर मृदाओं में है तो वो मृदा खराब हो जाएगी। दोनों चीजें, अगर पानी में सार 10 से अधिक है तो पानी खराब हो जाएगा और मृदा में सार 13 से अधिक है तो मृदा खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लवणी मृदा पीएच दिया गया है 8 से कम सलाइन सॉइल, और इसकी विद्युत चालकता 4 से अधिक, और इसकी जो है सार रेशियो जो है 15 से कम, यानी कि ये मृदा जो है ऐसी है कि अगर थोड़ा इसमें काम करेंगे तो सुधार हो जाएगा, क्यों सार 15 से अधिक ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन सफेद ऊसर तो है ही, ऐसा ऊसर है सफेद ऊसर, ठीक है। इसके बाद लवणी क्षारीय मृदाओं की बात करते हैं तो 8.5 से अधिक आपका पीएच है, 4 से कम इसकी ईसी है, और 15 से अधिक इसका जो है आपका मिनिमम सोडियम परसेंट है यानी कि सार, ठीक है। इसके बाद लवणी क्षारीय मृदाओं में देखते हैं अलवणी, ठीक है, अलवणी क्षारीय मृदाएं कही जाती हैं इनको, तो इसमें सारी चीजें ही ज्यादा होती है, नॉन सैलाइन एल्कलाइन यानी कि काला ऊसर, काले ऊसर में काला ऊसर, इसमें सभी चीजें अधिक होती हैं, यानी कि 8.5 से अधिक जो होता है पीएच भी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से अधिक होती है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है वो भी आपका 15 से अधिक होता है। तो इतना विद्यार्थियों आज हमने आपको बताया, कल की क्लास में हम इसके बाद प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स जो बताई हैं, सैलाइन सॉइल्स, तो इसमें सारी चीजें ही ज्यादा होती है, नॉन सैलाइन एल्कलाइन यानी कि काला ऊसर, काले ऊसर में काला ऊसर, इसमें सभी चीजें अधिक होती हैं, यानी कि 8.5 से अधिक जो होता है पीएच भी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से अधिक होती है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है वो भी जब जल विसरण के कारण जल जड़ में प्रवेश करता है, मतलब यहाँ पूछा गया है कि जब कोई भी चीज, जब वाटर क्या होता है रूट के अंदर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई प्लांट बनाया और ये प्लांट है, प्लांट के अंदर हमने रूट बना दिया, हमने जड़ बना दिया, तो जब बच्चों जो वाटर होगा, जो पानी होगा, जब पहली बार इसके इस जड़ के अंदर इंटर करेगा, पहली बार जब ये वाटर इस जड़ के अंदर, इस रूट के अंदर इंटर करने का काम करेगा, जब पहली बार जाने की कोशिश करेगा जड़ के अंदर, तो जो आप लिखा विसरण डिफ्यूजन के द्वारा, पहला क्या होगा भाई डिफ्यूजन, मतलब पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा भाई डिफ्यूजन होगा, क्या होगा भाई सबसे पहले यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, क्या होगा बच्चों डिफ्यूजन, और जब डिफ्यूजन होगा बच्चों आपको पता है डिफ्यूजन के दौरान हमेशा वहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है भाई वहाँ पर निष्क्रिय अवशोषण होता है, क्या होगा निष्क्रिय अवशोषण होता है यहाँ पे, मतलब इसको बोलेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, क्या बोलेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला था कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, क्या बोलेंगे भाई पैसिव एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे देख लें पैसिव एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है वाटर यहाँ पे, ठीक है ठीक है पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा। चलो चार आंसर आपका क्या हो गया, फोर्थ वाला आंसर सही हो गया, चौथा आंसर यहाँ पे सही होगा आपका, ठीक है फोर्थ वाला। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते क्या है, लिखा बच्चों यहाँ पहला सवाल, ठीक है। रक्षक कोशिकाएं सहायता करती हैं, रक्षक कोशिकाओं का काम क्या होता है बच्चों, इसको लोग क्या बोलते थे गार्ड सेल, क्या बोलते थे गार्ड सेल बोला जाता है। तो जो गार्ड सेल होती है भाई, जो गार्ड सेल होती है, जो रक्षक कोशिका होती है, जो रक्षक कोशिकाएं होती है, इसका फंक्शन क्या होता था, चराई से बचाने वाले वाष्पोत्सर्जन में, बिंदु स्राव में, संक्रमण के विरुद्ध। तो जो आपको पता है किसी भी लीफ के अंदर, किसी भी पत्तियों के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल पाई जाती है। आपको पता होगा कि किसी भी स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होता है वो वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है, और वाष्पोत्सर्जन में कब मदद करता होगा, जब उसके अंदर गार्ड सेल पाई जाती होती होंगी। जो गार्ड सेल होती है वो वाष्पोत्सर्जन में मदद करने का काम करती है, ट्रांसपिरेशन कराने में मदद का काम करती है, यानी कि चराई से बचाने में बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन में, ट्रांसपिरेशन में मदद करती है रक्षक कोशिकाएं, गार्ड कोशिकाएं। और अब आपको मैंने एक चीज बताई आपको कि जो गार्ड सेल होती हैं, जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, उसका बस एक ही फंक्शन होता है, या तो ट्रांसपिरेशन में मदद करेगा, या तो स्टोमेटा बंद हो गया खुलेंगे, बंद होगा तो ट्रांसपिरेशन रुकेगा, खुलेगा तो ट्रांसपिरेशन होगा। ये तो सिंपल सी बात है। और आपको पता है कि हमेशा जो नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उसमें दिन में स्टोमेटा खुलते हैं और रात में बंद होते हैं, और आपको पता है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो दिन में ही होता है। बल कहलाता है, काम करती हैं, यानी कि चराई से बचाने में संक्रमण बिंदु। बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन में, ट्रांसपिरेशन में मदद करती हैं रक्षक कोशिकाएं, गार्ड कोशिकाएं। और अब आपको मैंने एक चीज बताई आपको कि जो गार्ड सेल होती हैं, जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, उसका बस एक ही फंक्शन होता है, या तो ट्रांसपिरेशन में मदद करेगा, या तो स्टोमेटा बंद हो गया खुलेंगे, बंद होगा तो ट्रांसपिरेशन रुकेगा, खुलेगा तो ट्रांसपिरेशन होगा।
ये तो सिंपल सी बात है। और आपको पता है कि हमेशा जो नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उसमें दिन में स्टोमेटा खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। और आपको पता है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो दिन में ही होता है, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन दिन में होता है, कभी रात में नहीं होता। लेकिन जो बिंदु श्रावण यहाँ लिखा है गटेशन, जो गटेशन होता है बिंदु श्रावण हमेशा मिड नाइट या अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह होता है, बिल्कुल सुबह सुबह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रक्षक कोशिकाएं वाष्पोत्सर्जन से रिलेटेड होती हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लें इसको। यहां पे क्या करेगी, ये ट्रांसपिरेशन करने में मदद करती है, ट्रांसपायरेशन करती है, ट्रांसपिरेशन करती है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखा बच्चों, यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने है, देखा घास की पत्ती में रंध्र होते हैं। अब घास को क्या बोलते हैं भाई, घास को हम लोग बोलते हैं ग्रास। क्या बोलेंगे ग्रास, ये किस कुल में आता है, ग्रैमिनी। इसमें आता है भाई, ये ग्रैमिनी कुल में आता है। ये तो आपको पता है कि यह ग्रैमिनी कुल में आता है, इसमें आएगा ग्रैमिनी कुल में आएगा। जो ग्रास होती है, जो घास होती है भाई, ये ग्रैमिनी कुल में आता है। यहाँ पूछा गया है कि जो रंध्र होता है, जो स्टोमेटा होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा ये किस आकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। और आपको पता है कि जो ग्रास होती है कैसी होती है, मोनोकॉट होती है। कैसी होती है, मोनोकॉट या एक बीज पत्री होता है। और मोनोकॉट में हमेशा जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं बच्चों, वो डंबल के आकार के होते हैं, डंबलाकार के होते हैं। बिल्कुल एक सवाल रख के चाहिए, बिल्कुल ठीक है। घास की पत्ती में जो रंध्र होते हैं वो डंबल के आकार के होते हैं, डंबलाकार के होते हैं, मोनोकॉट में एक बीज पत्री में। लेकिन अगर यही बात डाइकॉट में या दो बीज पत्री में जाएगा तो वहां पर जो रंध्र होते हैं वो बीन्स के शेप के होते हैं, बीन्स के आकार के होते हैं। बीन्स के आकार मतलब क्या होगा, ऐसे करके आप बीज देखिए, तो बीन्स के आकार की ऐसी संरचना पाई जाती है। तो दो बीज पत्री में डाइकॉट प्लांट में हमेशा रंध्र बीन्स के आकार के होते हैं, बीन्स सेम के आकार के होते हैं। बीन्स मतलब क्या होता है, सेम, तो सेम के आकार की संरचना, सेम के आकार की संरचना भैया किसे पाई जाएगी, आपको डाइकॉट में पाई जाएगी, डाइकॉट में, दो बीज पत्री में। तो बहुत सारे सवाल के जवाब आपके पास है, आप इसको रख के जाइए, याद करके जाइए बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो भाई अगला सवाल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा वाष्पोत्सर्जन का प्रकार नहीं है। यहाँ पूछा गया है इनमें से किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। देखा इसमें किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे सिंपल समझ सकते हैं कौन होगा भाई। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपायरेशन होता है, जो ट्रांसपायरेशन होता है बच्चों, वो तीन प्रकार से होता था। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। ट्रांसपायरेशन तीन प्रकार से होता था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता था बच्चों स्टोमेटा के द्वारा, इसको हम स्टोमेटल बोलते थे, स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन। दूसरा बच्चों होता था क्यूटिकुलर, क्या बोलेंगे, दूसरा होता था क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। और तीसरा होता था भैया लेंटिकुलर। और आपको याद हो तो तीसरा होता था लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता था, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। और सबसे ज्यादा स्टोमेटा के द्वारा, उसके बाद क्यूटिकल के द्वारा, उसके बाद लेंटिकुलर के द्वारा। बच्चों इसमें से केवल एक ऐसा होता है एंडोडर्मल, इसके द्वारा कोई भी ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, इसके द्वारा कोई भी ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। बाकी इन तीनों के द्वारा तो होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है इसमें किसमें वाष्पोत्सर्जन का प्रकार नहीं है, तो केवल चौथा वाला ऐसा है जिसके द्वारा ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। मतलब फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा। ऐसे सवाल आप बच के चलिए, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा पेपर का पैटर्न बदला तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं, सत्य असत्य ऐसे बताइए, तो सवाल ऐसे होंगे भाई। तो आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखिए बच्चों, किस तरह के पौधे में सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। यहाँ पे पूछा गया है सबसे मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन किस में होता है, सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों वो कहाँ पे होता है, मतलब किस पौधे में होता है, ये पूछा गया यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लिखा है कि किस पौधे में सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। पहला लिखा स्थलीय पौधे में जिसे बोलेंगे समुद्री, दूसरा लिखा जलीय पौधे में, तीसरा मरुद्भिक पौधे में, चौथा शैवाल में। बच्चों याद करें सबसे ज्यादा जो ट्रांसपायरेशन होता है वो हमेशा टेरेस्ट्रियल प्लांट में होता है। कौन से प्लांट में, टेरेस्ट्रियल प्लांट में, जो लैंड पर रहते हैं, जो स्थलीय रहते हैं, जो स्थल पर रहते हैं। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन आपके स्थलीय पौधों के द्वारा होता है सबसे ज्यादा। सबसे कम जो होता है वो मरुद्भिक के द्वारा होता है, जीरोफिटिक प्लांट के द्वारा। और यहाँ पे एक बात और याद रखना, किसके द्वारा नहीं होता भैया, तो हमेशा जो हाइड्रोफाइट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, इसमें स्टोमेटा तो पाया नहीं जाता है, जो जलीय पौधे होते हैं इसमें स्टोमेटा तो पाया नहीं जाता है। तो ऐसा बोला जाता है जलीय पौधे में कोई भी प्रकार का ट्रांसपायरेशन नहीं होता। अगर होता भी होगा उसके बॉडी सरफेस से उसका वाटर डायरेक्टली लॉस होता होगा, हो जाता होगा। लेकिन क्योंकि जलीय पौधे इसके अंदर स्टोमेटा नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। उसके बाद जो मरुद्भिक पौधे होते हैं जीरोफिटिक, वो कैम प्लांट होता है, क्रस्टुलेसिन एसिड मेटाबोलिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो ट्रांसपायरेशन होता है वो रात के समय, मतलब स्टोमेटा रात में खुलते हैं दिन में बंद होते हैं। तो ऐसा बोला जाता है बिल्कुल लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो ट्रांसपायरेशन होता होगा, बहुत कम मात्रा में जो पानी का वाष्पोत्सर्जन होता होगा वो किसमें होगा भैया, मरुद्भिक पौधों में, मरुद्भिक वाले में। और किसमें नहीं होता होगा, जलीय वाले में। और किसमें बहुत ज्यादा होता है, तो स्थलीय वाले में सबसे ज्यादा होता है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
ट्रांसपरेशन होता है ये कैसा प्रोसेस है? ट्रांसपरेशन एक कैसा प्रोसेस है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो ट्रांसपरेशन होता है वो किस प्रकार का सिस्टम है, किस प्रकार का प्रोसेस है? तो यहाँ पे लिखा गया है परासरण दाब, अंतःशोषण, विसरण, शोषण। जल्दी से बताएं, बताओ भाई। तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार का विसरण होता है, एक प्रकार का डिफ्यूजन होता है। ठीक भाई, कैसा होगा एक प्रकार का? ये एक प्रकार का विसरण प्रकार का होता है, डिफ्यूजन प्रकार का होता है। तो वाष्पोत्सर्जन में चीजें डिफ्यूज होती हैं, वाटर के फॉर्म में, एयर के फॉर्म में वाटर लॉस होता है। वाष्पोत्सर्जन में वाष्प के रूप में वाटर का लॉस किया जाता है, इसी वजह से बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। इसका नाम ही है। वाष्पोत्सर्जन को हम डिफरेंशिएट करें, सदी विच्छेद करें तो वाष्प उत्सर्जन जल का वाष्प के रूप में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भाप का बन के उड़ जाना, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक भाई, तो वाष्पोत्सर्जन एक विसरण प्रकार का प्रकरण है, विसरण। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा। लिखा है कायम पौधे के स्टोमेटा होते हैं, लिखा है कायम पौधे। पता है भाई इसका आंसर क्या होगा? जो कायम प्लांट होते हैं, जल्दी से बताएं, जो कायम प्लांट होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएं। चलो, क्रेस्टुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ये नाम है, क्रेस्टुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म याद रखिए। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो प्लांट होता है ये जीरोफिटिक प्लांट में पाया जाता है। जो मरुभूमि होते हैं, जो बालू वाले मिट्टी में पाए जाते हैं, जीरोफिटिक प्लांट में। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल होता है ओपनसिया नागफनी। इसका एग्जांपल भी क्या होता है? नागफनी। याद रखिए जाइए, इसका एग्जांपल होता है नागफनी। ऐसे जो पौधे होते हैं वो ज्यादातर बालू वाले मिट्टी में या मरुस्थलीय पौधे में ग्रो करते हैं, कैम प्लांट। और इसका नाम होता है क्रेस्टुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। मतलब इनकी बॉडी के अंदर एसिड के रूप में मैलिक अम्ल, आपने सुना होगा मैलिक एसिड, इनकी बॉडी के अंदर मैलिक एसिड बनता है। मैलिक अम्ल बनता है रात के समय, इनकी बॉडी के अंदर मैलिक अम्ल बनता है और दिन के समय टूट जाता है। यहाँ बोला है जो कैम प्लांट होते हैं उसके क्या कैरेक्टर होते हैं? और जो दिन के समय खुले, रात के समय बंद, और यहाँ पे रात के समय खुलते हैं तथा दिन के समय बंद हो जाते हैं। मतलब जो स्टोमेटा होता है, जो स्टोमेटा होता है ओपनसिया या नागफनी में, उसमें स्टोमेटा रात में खुलते हैं, दिन में बंद हो जाते हैं। लेकिन और बाकी जो नॉर्मल पौधे होते हैं, नॉर्मल आम प्रकार के, उसमें हमेशा स्टोमेटा दिन में खुलता है, रात में बंद होता है। लेकिन जो नागफनी उसमें रात में खुलता है, दिन में बंद होता है। जीरोफिटिक प्लांट ओपनसिया में ऐसा देखा गया है, नागफनी में ऐसा देखा गया है। फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लिखा है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा किसका प्रमुख लक्षण है? बच्चों यहाँ पे याद करें, स्कोटो एक्टिव, यहाँ लिखा है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा किसमें पाया जाता है? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा किसमें पाया जाता है? ये भी देख लें। लिखा है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा किसका प्रमुख लक्षण होता है? ये भी काफी अच्छा सवाल है। हेलियोफाइट्स, जीरोफाइट, कैम प्लांट, उपरोक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पे जो लिखा गया हेलियो एक्टिव, ये किसमें होगा? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। बच्चों यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जीरोफाइट तो होता ही होता है, कैम प्लांट, मतलब यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों आंसर हो जाएंगे। क्या होगा भैया? ये दोनों के दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे, मतलब दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो जीरोफाइट, कैम पौधे, दोनों दोनों हो सकते हैं भाई। ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। लिखा है किस प्रकार के पौधे में स्टोमेटा दिन के समय बंद तथा रात्रि में खुलते हैं? किस प्रकार के पौधे में स्टोमेटा दिन के समय बंद तथा रात के समय खुलते हैं? बताओ भाई, जल्दी से बताइए। किस प्रकार के पौधे स्टोमेटा दिन के समय बंद रहते हैं तथा रात में खुलते हैं? बताओ भाई, तो क्या हो गया? मांसलोद्भिद, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट। क्या बोलेंगे? जीरोफिटिक प्लांट में ऐसा बोला जाता है। जीरोफिटिक मांसलोद्भिद पौधे में ऐसा बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि रात के समय में स्टोमेटा खुलते हैं, दिन के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। चलो बस देखते हैं। लिखा है कौन से पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे धीमी करते हैं? लिखा है कौन से पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे धीमी करते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है। उससे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जो ट्रांसपिरेशन बहुत धीमी रेट से करते हैं, बहुत स्लो रेट से करते हैं। ये सवाल पूछा गया कभी कि कौन से ऐसे प्लांट होते हैं, कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को सबसे मंद गति से करते हैं, धीमी गति से। तो बच्चों हमेशा C4 पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे धीमी गति से करते हैं।
ठीक भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड आंसर सही हो जाएगा, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, लिखा है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा किस क्रिया में वृद्धि होती है? लिखा जब किसी प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है, जब किसी प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है तो क्या होता है? लिखा है वाष्पोत्सर्जन द्वारा किस क्रिया में वृद्धि होती है? क्या चीज बहुत तेजी से होती है? जल्दी से आंसर बताइए इसका। वृद्धि होती है, क्या चीज वृद्धि हो रही है? यहाँ पूछ रहा है कौन सी चीज बढ़ती है? हमेशा जल का जो संवहन होता है बहुत तेजी से होता है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव दे रहे होंगे, भैया ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। याद करें हमेशा जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो सबसे ज्यादा जल के संवहन में, जल के संवहन में वाटर होगा बिल्कुल जड़ से बिल्कुल। आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? सेकंड वाष्पोत्सर्जन अनुपस्थित होते हैं। जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर? स्टोमेटा किसमें नहीं पाया जाता है? फटाफट आंसर बताएं। अविनाश, अवनीश मौर्य, नितेश, नागेंद्र, स्टोमेटा किसमें नहीं पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर बताइए भाई। नागेंद्र, बघेल, गुड इवनिंग, संचित वर्मा, ठीक है, हर्ष, सही। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, बात ध्यान से भाई, जिसको दिक्कत हो समझ बिल्कुल। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं उसमें जल निमग्न जो जल के अंदर होंगे उसके अंदर स्टोमेटा नहीं पाया जाता। जो जल के अंदर होंगे उसके अंदर, जो जल के अंदर होते हैं उसके अंदर स्टोमेटा नहीं होता। समझ भाई? तो मतलब आंसर तो आपका पहला सही हो गया। आंसर पहला, अरे यार मरुस्थलीय पौधों में तो स्टोमेटा पाया जाता है ना, क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में रात में तो स्टोमेटा खुलता है और दिन में बंद होता है भाई, तो मरुस्थलीय वाले तो पाया जाता है ना भाई। समझ लो भाई ध्यान से, फिर से समझ लो। जो जल निमग्न होगा, जो जल के अंदर पाया जाएगा उसमें स्टोमेटा नहीं होता। जो जल पे तैरेगा उसमें स्टोमेटा होगा। तो स्टोमेटा इसमें और इसमें तो स्टोमेटा होता है, इसमें स्टोमेटा पाया जाएगा। इसी वाले में जो जल निमग्न होगा उसका स्टोमेटा नहीं होता। अरे याद करके भाई, ऐसे सवाल मैं कई बार करा चुका हूं, ठीक है भाई? ठीक है भाई? अरे पता यार, नवनीत शुक्ला के बैरिस्टेरियम नहीं पाया था, केवल तुम्हें बैरिस्टेरियम पता है, मुझे 50 एग्जांपल पता है जो जल जो सरफेस पे होते हैं उसके अंदर स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका पहला हो जाएगा, इसमें नहीं पाया जाता, पहला आंसर। ठीक भाई? आंसर चौधरी। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, ठीक है। अब एक बात जब पूछना है, बच्चों से पूछा जाता है कि इससे एक दिन लगभग जितने क्वेश्चन बीएचयू के लगभग 200 सवाल एक दिन मैं पूरा करा दूं, एक दिन पूरा कंप्लीट, तो क्या आप लोग क्लास कर पाएंगे पूरा? किसी एक दिन स्पेशल क्लास में पूरा 200 क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी कैडेट पूरा कंबाइंड पेपर 200 क्वेश्चन का। अगर हम कराएं यूपी कैडेट का बीएचयू का पूरा 200 का पूरा बायो का पेपर एक धड़ल्ले मतलब 2 से 3 घंटे में, तो आप क्या क्लास को कर पाएंगे कंटिन्यू? क्योंकि उस दिन लगभग 2 से 3 घंटे बिल्कुल चलेगी, धुआंधार बिल्कुल एक तरफ से। ठीक है, ठीक है। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं उनके लिए वो क्लास नहीं करेंगे, जो बच्चे हाँ बोले क्लास बहुत जल्दी मैं लगाऊंगा और पूरा 200 क्वेश्चन पूरा फुल डिस्कशन पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ चलो पता चला क्या होगा। देखा जल तनाव के बहुत जल्दी, बहुत ध्यान समझ भाई, इसको बोलेंगे तनाव वाला हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। यह स्टोमेटा को बंद करने में मदद करता है, स्टोमेटा को बंद करने में मदद करता है। ठीक है, स्टोमेटा को बंद करने में मदद करता है। बच्चों पौधों में किसे एंटी ट्रांसप्लांट की तरह प्रयोग करते हैं? मतलब कौन सा ऐसा केमिकल है जिसको डालने से वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है? जिसको डालने से वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है? जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, जो वाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करता है? कौन सा ऐसा केमिकल है? ठीक है भाई, चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा पीएमए। शॉर्ट में ऐसे कभी एग्जाम में पूछा गया है, ये सवाल आपके बीएचयू में पूछा गया है। बीएचयू का सवाल है भाई, पी का मतलब होता है फेनाइल, एम का मतलब मर्क्यूरिक, ए का मतलब एसिटेट। फेनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट की वजह से अगर आप किसी प्लांट के ऊपर फेनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट डाल देते हो तो पौधा वाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाएगा, वो ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम करता है भाई। ठीक है, ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम करता है भाई। ठीक है, और आपको पता है मरकरी से कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा। मरकरी से मिनीमाटा रोग होता है, कैडमियम से इटाई रोग होता है। ठीक है, मरकरी, मिनीमाटा, कैडमियम, इटाई रोग हो जाता है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं भाई। ठीक है, डोली यादव आंसर बिल्कुल सही, आंसर जवाब बिल्कुल सही है। राजीव यादव बिल्कुल, राजीव कुमार बिल्कुल सही भाई। सालू यादव, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ भाई, स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताओ भाई क्या होगा?
नीतीश कुमार, रितेश तिवारी, नितेश पांडे, रवि बरेली। ठीक भाई, पोटेशियम आयन की वजह से स्टोमेटा खुलता और बंद होता है। तो ये पोटेशियम आयन की वजह से स्टोमेटा खुलता है और क्या होता है भाई, बंद हो जाता है। ठीक भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। ठीक भाई, चलो देखा रंध्र खुलने आधारभूत कारण क्या होता है। स्टोमेटा के खुलने का सबसे मेन रीजन क्या होता है कि स्टोमेटा खुले और बंद हो जाए। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्टोमेटा हमने बना दिया, यहाँ पे गार्ड सेल बना दिया हमने, ऐसे गार्ड सेल हमने बना दिया, गार्ड सेल हमने बनाया। तो बच्चों क्या होता है, जब कोई चीज अंदर आएगी, जब कोई चीज अंदर आएगी, जब अंतर परासरण होगा, जब किसी भी चीज का कोई चीज इंटर करेगी, तो बच्चों क्या होगा, हमेशा स्टोमेटा खुलेगा। जब कोई चीज बाहर जाएगी तो बंद होगा। मतलब अगर हम बोलें कि कोई भी वाटर क्या होगा भैया, कोई भी चीज यहाँ इसको हटा दें, हम कोई भी चीज बताएं, कोई भी चीज की बॉडी के अंदर आ रही है, स्टोमेटा के अंदर आ रहा है, स्टोमेटा भैया क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जब अंतर परासरण होगा तो स्टोमेटा खुलेगा, और जब बहिः परासरण होगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। भाई ये सब तो फालतू सवाल, ये सब तो फालतू है, ये सब बिल्कुल बकवास है। इसमें केवल कि अंतर परासरण, भैया अंतर परासरण की वजह से, एंडोऑस्मोसिस की वजह से रंध्र खुलता है। तो अगला सवाल लिखा यहाँ पे, गटेशन होने का कारण क्या है। गटेशन, अब गटेशन भैया किससे होगा बताओ जरा। गटेशन, जो गटेशन होता है भाई बताओ जरा क्या होगा गटेशन। इसको बोलते हैं बिंदुस्रावण। गटेशन को भाई क्या बोलेंगे, बिंदुस्रावण। और इसी बिंदुस्रावण की वजह से, इसी बिंदुस्रावण की वजह से भैया क्या होता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, हाइड्रेट फोर्स क्या पाए जाते हैं, हाइड्रेट फोर्स पाए जाते हैं। इसको भैया क्या बोलते हैं, जलरंध्र। क्या बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे भाई, जलरंध्र के नाम से बोलते हैं। तो इसकी वजह से भैया क्या होगा, ये हमेशा धनात्मक मूल दाब, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। गटेशन हमेशा धनात्मक पॉजिटिव रूट प्रेशर, बिल्कुल सही दिशा उत्तर, बिल्कुल वेरी गुड। हरिओम, हरिओम इटावा, बिल्कुल ठीक भाई। तो गटेशन होने का कारण हमेशा धनात्मक मूल दाब होता है। गटेशन हमेशा पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से माना जाता है। ठीक है भाई, हिट फास्ट। लिखो ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना, एक बार में सी लिख दो, मुझे पता चल जाता है। ठीक है, चलो भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बोलिए, तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही, आंसर बिल्कुल सही। चलो भाई, देखा बिंदुस्राव होता है, जल्दी से बताइए बिंदुस्राव क्या होता है, किसके कब होता है बिंदुस्राव। बिल्कुल नीतीश कुमार, यू आर सिलेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल धुआं कर गया होगा मेरे लाल। चलो डोली यादव, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड जवाब। मॉर्निंग में ये हमें, ठीक है, अगर आपने अरुई का पत्ता देखा हो, हुइया जिसको बोलते हैं अरुई का पत्ता, और सुबह सुबह आप खेत पे जाइए, या अगर आप घास का पौधा देखोगे, घास का, और आप घास के प्लांट को देखो सुबह जाके, तो उसमें बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी बिल्कुल रखा रहता है उसकी पत्तियों पर, वो तो पता होना चाहिए बिल्कुल। क्या दिक्कत है भाई, वेरी गुड। गोपाल पटेल, थैंक यू भाई, धन्यवाद। अभी आप जब, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप बिल्कुल आप कॉलेज लीजिए, ठीक भाई, कॉलेज लीजिए आप। लेकिन अगर बाई चांस किसी में सिलेक्शन होता है तो आप 1 ईयर प्रोग्राम कोचिंग में आप जरूर करिए, एक बार आप क्लास लीजिए, उसके बाद देखिए मजा क्या है उसका, ठीक है। उसके बाद आप क्लास देखो क्या मजा है क्लास के। तो 1 ईयर जल स्टोमेटा बोला जाता है, नहीं बोले भैया, सहायक उसका कहां से हो जाएगा भैया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर पहला हो जाएगा जल स्टोमेटा, वाटर स्टोमेटा बोलते हैं, गटेशन। चलो अभी रिवाइज करा लेंगे एक बार, अभी हम जल्दीबाजी में एक बार रिवाइज कराएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से रात्रि के समय क्या अधिक होता है। अभी हम सभी एक बार सारे चैप्टर कंबाइंड पेपर रिवीजन कराऊंगा, पूरा चैप्टर का क्वेश्चन होगा उसमें, 200-300 सवाल होंगे, पूरा धुआंधार यूट्यूब पे पढ़ाएंगे बिल्कुल। चलो निम्नलिखित में से रात्रि के समय क्या अधिक होता है, ज्यादा होता है मूल दाब। आंसर ठीक है, हो गया। चले आगे, अगला सवाल। चलो अगला सवाल तो क्या होगा इसका आंसर।
इसका मतलब बताइए क्या होगा? लिखा है फ्लोएम रस बना होता है, इसको बोलते हैं फ्लोएम सैक। फ्लोएम रस बना होता है जल तथा सुक्रोज का। फ्लोएम रस बना होता है जल तथा सुक्रोज का बना होता है। का गार्डलिंग किया जाता है, ये भी सवाल आपके मेडिकल में आया हुआ है। यहाँ लिखते हैं गार्डलिंग। जब पौधे में हम भैया गार्डलिंग करते हैं, गार्डलिंग जरूर याद रखे जाए बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जब पौधे में हम गार्डलिंग करते हैं, रिंगिंग या गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट, समझ में? इसका मतलब क्या होता है? जब किसी पौधे की छाल आप उतार दीजिए, जब किसी पौधे का आप पूरा छाल उतार दो, बिल्कुल बाहर उतार दो, तो सबसे पहले क्या मरेगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पौधे को गार्डलिंग करते हैं तो इसका मतलब होता है जब पौधे किसी पौधे की आप छाल को उतार देंगे तो सबसे पहले बच्चों जो जड़ होती है ना मर जाती है, सबसे पहले जड़ खरीद होगी। ये क्वेश्चन आपके मेडिकल में आया हुआ है कि अगर किसी पौधे में हम गार्डलिंग करते हैं तो क्या होगा? तो बच्चों गार्डलिंग जब करेंगे तो पूरा का पूरा वहाँ पे जो छाल होता है उसको उतार देते हैं, और जैसे उतारोगे पूरा जड़, सबसे पहले भैया पौधे में क्या मरेगा? उसकी जड़ मर जाती है। जब जड़ मर जाएगी तो पूरा का पूरा पौधा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा पौधा मर जाएगा। तो सब जल्दी बताओ बच्चों, पौधों में बनता तो ग्लूकोज है, ट्रांसलोकेट मतलब स्थानांतरित होता भैया सुक्रोज। क्या होगा? सुक्रोज। याद कर लें, जब क्वेश्चन पूछेगा पौधों में बनता क्या है तो आंसर होगा ग्लूकोज। पौधों में ट्रांसपोर्ट कौन होता है बच्चों? आंसर क्या होगा? सुक्रोज। और पौधों में स्टोर क्या क्या किया जाता है, संचित क्या किया जाता है बच्चों? तो संचित किया जाता है आपका स्टार्च। बताओ भाई, शिवांगी द्विवेदी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही है। पौधों में शर्करा का स्थानांतरित होता है सुक्रोज के रूप में। ठीक है भाई, बोल दिया ऐसे करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रंध्र लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे रंध्र ऐसे लगे होते हैं, रंध्र स्टोमेटा लगे होते हैं, ऐसे पत्तियों पर ही स्टोमेटा लगे होते हैं। ऐसे दिखा दे रहा हूँ भैया, ऐसे दिखा दे रहा हूँ। होता क्या? रंध्र का काम क्या होता है बच्चों? देखो जरा, यहाँ पे रूट होती है, यहाँ पे जड़ होती है, बहुत ध्यान से समझ लिया एक एक बच्ची। नीचे से भैया क्या जाता है? वाटर। देखो जरा, जब यहाँ से वाटर गया, यहाँ से CO2 आया, बच्चों देखो स्टोमेटा के द्वारा क्या जाता है? ऊपर जड़ के द्वारा ऊपर क्या जाता है? पानी। और हमेशा बाहर से भैया अंदर क्या आती है? बाहर से अंदर क्या आता है? CO2। स्टोमेटा के द्वारा अंदर आता है CO2, बाहर जाता है O2। नीचे से भैया क्या जाता है? वाटर। देखो जरा, जब यहाँ से वाटर गया, यहाँ से CO2 आया, बच्चों देखो जरा, H2O प्लस जब CO2 मिलता है तो बच्चों क्या बनाता है? C6H12O6 बनाता है, जिसका नाम भाई क्या है? इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलेंगे भाई? ग्लूकोज। तो पहली बार जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधों में क्या बनता है भाई? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में ग्लूकोज बनता है। अब यह ग्लूकोज आता है किसमें कन्वर्ट होगा भैया? सुक्रोज में। किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों? सुक्रोज में होता है। सुक्रोज का फार्मूला क्या होगा? C12 H22O11 C12 H22O11। अब यही क्या होगा भैया? यही क्या करेगा? हर जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये हर पौधों में, हर कोशिकाओं में जाएगा। यही सुक्रोज क्या होगा भैया? स्थानांतरित होगा। तो जब ज्यादा हो जाएगा तो भैया किस रूप में? पौधों में स्टार्च के रूप में जाके क्या हो जाएगा? पौधों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। याद कर लो, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। तो बना भैया पहली बार क्या? ग्लूकोज। स्थानांतरित क्या होगा भैया? सुक्रोज। और स्टोर क्या किया जाएगा भैया? स्टार्च। कहां चली जाती है? बाहर चली जाती है। यही ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा बाहर चली जाती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमेशा 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 O2 बाहर आती है, CO2 अंदर आती है। जो CO2 हम छोड़ते हैं, जो जानवर छोड़ते हैं, उसको पौधे ले लेते हैं, और पौधों से ऑक्सीजन जो बाहर। चलो भाई, ठीक है ठीक है। तो भाई किसी बच्चे ने बोला कि जो पढ़ नहीं रहा उसको डर कैसा? हमेशा डर उसी को लगता है जिसने पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई किया है। ठीक है, तो देखो डरने की जरूरत नहीं है। इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, बट होगा जरूर, ये बात समझ लो। बस इतना है कि आपको अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो एक बार फिर से जोड़ो। डरो नहीं। अगर आप डर के रुक गए तो फिर आप जल्दी आपको बताइए और वही राजा बनेगा। तेरा नाम को दिखाते हुए चलो ठीक। अरे एग्जाम 10 बजे होता है, 9 बजे होता है। बिल्कुल मस्ती के साथ एग्जाम दो यार, टेंशन नहीं लेने का, मस्ती के साथ एग्जाम दो। चलो अगला सवाल। देखा, पौधों में शर्कराओं के स्थानांतरण के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक है? इसमें से कौन सा तत्व बहुत आवश्यक होता है? जल्दी से बताइए भाई, बताओ भाई। अभी तो मैं इतना क्वेश्चन करा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 1 महीना है। अभी इतना क्वेश्चन करा देंगे आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ऐसे 50-50 करके चले आओगे। चलो अगला लिखा है शर्कराओं के स्थानांतरण के लिए। हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। आप उतना ही क्वेश्चन करके आइए जितना आपको आता है, ऐसा नहीं कि नहीं मार्किंग है, क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देना। जो यहाँ पर शर्कराओं के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो शर्कराओं के स्थानांतरण के लिए बच्चों हमेशा बोरॉन जिम्मेदार होता है। बोरॉन हमेशा बोरॉन जिम्मेदार होता है। ठीक है, हमेशा बोरॉन जिम्मेदार होता है। सर ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ये चैप्टर आपका फिनिश पढ़िए, पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़िए। जितना मैंने जो बच्चे पुराने वाले वो अपना पुराने तरीके से रिवाइज करके आए, जो नए